नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी के बारे में और ये आपका पहला लेक्चर है। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर पहले एक्सरसाइज में बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, कहां पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और इनके बेस पे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन ना होकर आपके जो प्रीवियस 10 से 15 ईयर के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं आप उनको भी बड़े आसानी से कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया। तो हर वीडियो में अब तक आपने देखा है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो पहले मैं आपको इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 13.1। बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। एज ए टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको समझाऊं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और आपको भी पता होना चाहिए बेटा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और हम इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। बच्चों हमारे डेली लाइफ में अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट आपकी एजुकेशन पर डिपेंड है, आपकी पढ़ाई पर डिपेंड है। आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। ऐसी कंपनी वगैरह में होते हैं, उनके वर्कर्स जितने अच्छे काम करेंगे उसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। तो यही डेली लाइफ में होता है कि हम एक चीज़ दूसरे चीज़ पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो चीज़ें हैं ए और बी। हमने मान लिया कि आपके पास दो चीज़ हैं ए और बी, ये दो कंडीशन है ए और बी और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी ए बी से कनेक्टेड है और बी ए से कनेक्टेड है। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मान लीजिए कि आपको इन दोनों में से एक की होने की प्रोबेबिलिटी पता है, इन दोनों में से किसी एक की होने की प्रोबेबिलिटी पता है, इन दोनों में से किसी एक की होने की प्रोबेबिलिटी पता है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि बी की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है कि भाई बी की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है कि फाइंड करो कि अगर आपको बी की कंडीशन पता है यानी बी के होने की कंडीशन पता है तो बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की खूबसूरती है कि हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अगर हमें बी पता हो। तो इसे ऐसे लिखते हैं बेटा, इसे बोलते हैं ए कंडीशन बी। ए कंडीशन बी का मतलब हमें ए फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब हमें बी पता हो। क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा हूं? दो कंडीशन होते हैं ए और बी, इनमें से हमें एक कंडीशन पता होता है और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है। जैसे मैंने बोला कि बी मुझे पता है कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, मुझे पता है कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है कि हाँ पास हो जाओगे। तो ए आपका परसेंटेज कितना आएगा ये तो नहीं पता ना। तो जब दोनों में से एक चीज मुझे पता है दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है। तो यहां ए कंडीशनल बी, क्या बोलेंगे इसको बेटा? ए कंडीशनल बी। ए कंडीशनल बी, इस ए कंडीशनल बी का मतलब है, इस ए कंडीशनल बी का मतलब है बच्चों कि हमें ए जो है वो फाइंड करना है जब हमें बी हमें पता है। ए हमें फाइंड करना है जब बी हमें पता हो। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। जो पता होता है, जो नॉन होता है, यानी बी की प्रोबेबिलिटी हमें पता थी, तो जो नॉन है जो पता है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। अच्छा इंटरसेक्शन क्यों आया? क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि ए और बी इंटरकनेक्टेड होंगे, आपस में जुड़े होंगे, और जुड़े होंगे तो इंटरसेक्शन जरूर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? इंटरसेक्शन क्यों आया पता लग गया? क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है कि एक दूसरे से, मैंने एग्जांपल भी ऐसे लिया था, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जुड़े होंगे। अब जब दो कंटेंट या दो चीजें आपस में जुड़ी होगी तो इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और जो नॉन है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। चलिए दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, इसी में मैं दूसरी चीजें ले लेता हूं। अब मान लो कि मुझे ए का पता है कि ए पता है कि भाई ए नॉन है, ए मुझे पता है और मुझे बी के बारे में जानना है, बी के बारे में मुझे जानना है। तो तब हम फाइंड करेंगे बेटा बी कंडीशनल ए, क्योंकि बी हमें फाइंड करना है। बी कब फाइंड करना है? जब ए के बारे में पता हो। तो इस कंडीशन में भी पहले इंटरसेक्शन आएगा, बी इंटरसेक्शन ए आएगा। पहले क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन ए। और हम जानते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों एक ही चीज है। तो बी कंडीशन ए में भी हम यहां पर बेटा ए इंटरसेक्शन बी ही लिखेंगे, और जो नॉन है, नॉन क्या है? ए है। ए नॉन है तो ए से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब हमें ए फाइंड करना है, इसका मतलब हमें बी फाइंड करना है। इसमें बी गिवन था, इसमें ए गिवन था, तो इसको क्या बोलेंगे?
ए कंडीशनिंग बी, ए कंडीशनिंग बी या ए कंडीशनल बी, ए कंडीशनल बी का मतलब हम ए फाइंड कर रहे हैं जब बी हमें पता हो, और इसको क्या बोलेंगे, बी कंडीशनल ए, बी कंडीशनल ए का मतलब हम बी फाइंड करेंगे, बी कंडीशनल ए का मतलब हम बी फाइंड करेंगे कब, जब हमें ए के बारे में नॉलेज हो या ए की वैल्यू हमें पता हो। क्या आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, ए कंडीशनल बी और बी कंडीशनल ए क्लियर हो गया। नाउ दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपको याद होगा कि आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया, ए यूनियन बी। जब आप 11th क्लास में थे तो इस फॉर्मूले का, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। एक तो पहले चैप्टर में 11 के जो सेट वाला फॉर्मूला था वहां यूज होता था, और सेकंड अगर आपने 16 चैप्टर क्या होगा 11th क्लास का, तो वहां प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला था, ए यूनियन बी का फॉर्मूला शायद आप में से अधिकतर बच्चों को आता भी होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे बेटा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूले का भी आपको कई बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इनमें से आपको पता है कि 3 वैल्यू कोई भी गिवन होगी, कोई भी 3 वैल्यू गिवन होगी एंड 4th वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ सकता है। तो इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं, रूल नंबर 3 पे आते हैं इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तब क्या हो, अगर मान लीजिए एस जो है वो सैंपल स्पेस है। एस क्या है, सैंपल स्पेस। आपको पता है कि सैंपल स्पेस होता है ओवरऑल जो होने के चांसेस होते हैं उसका टोटल, वो सैंपल स्पेस होता है। मान लीजिए आपको सैंपल स्पेस पता है और आपको पूछा जा रहा है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल बताओ ए के साथ। अगर सैंपल स्पेस की कंडीशनल पूछा जाए ए के साथ तो इसका आंसर 1 आएगा। याद रखोगे, सैंपल स्पेस का कंडीशनल ए के साथ, ए कोई भी चीज हमें फाइंड करना है, सैंपल स्पेस के साथ कंडीशनल पूछा जाए ए के साथ तो आंसर इसका 1 आएगा। इवन मैंने देखा है कि एमसीक्यू में ये भी आ चुका है, ए कंडीशनल ए पूछा गया था एग्जाम में कि व्हाट इज ए कंडीशनल ए, तो डेट इज 1। जी हाँ, ए कंडीशनल ए, अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए, बात तो ए हो रही है, और डिवाइड में भी पी ए आएगा। समझ रहे हो, ए कंडीशनल ए का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब ए, और डिवाइड भी पी ए से, उसका मतलब भी ए से ए कैंसिल, आंसर 1 आ गया। तो अगर ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। यहां तक समझ में आ गया। नाउ 4th प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। 4th प्रॉपर्टी, अगर आपसे पूछा जाए कि ए नॉट कंडीशनल बी, तब क्या होगा जब किसी एक पे नॉट लग जाए, ए नॉट कंडीशनल बी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ए नॉट कंडीशनल बी पूछा जाए तो पहले आप कंडीशन फाइंड कर लेना, सिंपल। जैसे ए कंडीशन बी अभी आपने पहले कॉन्सेप्ट में सीखा था ना, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट के द्वारा आप कंडीशन फाइंड कर लो, कॉन्सेप्ट के द्वारा कंडीशन फाइंड कर लोगे, फिर 1 में से उस कंडीशन को माइनस कर दो। जी हां, ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे जब ए नॉट कंडीशन बी आए। ए नॉट कंडीशन बी का मतलब है 1 में से हम ए कंडीशन बी को माइनस कर देंगे। हालांकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आपको प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं हमारा ऑब्जेक्ट केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है बेटा, साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी कवर करने हैं, जो आपके कंपटीशन एग्जाम है उनका भी ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको सारी प्रॉपर्टी आपको सिखा रहा हूं ताकि आगे जाके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कोई भी चीज आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, आप इजीली समझ लोगे। सबसे पहले ए कंडीशनल बी का मतलब है ए फाइंड करना है, बी मुझे पता है तो दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में पी बी। बी कंडीशनल ए का मतलब है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, ए पता है तो आपको ए से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ऐसा हो कि सैंपल स्पेस के साथ किसी की कंडीशन पूछा जाए तो आंसर 1 आएगा, अगर ये दोनों सेम हो तो भी आंसर 1 आएगा, और अगर नॉट लग जाए ए नॉट कंडीशन बी तो आप क्या करोगे बेटा, 1 में से कंडीशन को माइनस कर दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई बी कंडीशन ए, बी नॉट कंडीशन ए, बी नॉट कंडीशन ए, तब भी आपको यही करना पड़ेगा, 1 में से बी कंडीशन ए को आप सिंपल माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे ओवरऑल 4 मेजर कॉन्सेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो आप पूरे एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लोगे, और अधिकतर आप क्वेश्चन देखोगे बड़ा आसान है, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 13.1। चलिए अब सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद बेटा एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहले क्वेश्चन की बात हो रही है बेटा, गिवन दैट, आपको ये गिवन है कि ई और एफ जो है वो 2 इवेंट है, ई और एफ 2 इवेंट है, जिसमें पीई जो है वो 0.6 है, पीएफ जो है वो 0.3 है,
इसके अलावा दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 0.2 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ई कंडीशन एफ और एफ कंडीशन ई, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको पीई गिवन है 0.6, पीएफ की वैल्यू जो है वो है 0.3 और दोनों का इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो आपका है बेटा 0.2। नाउ पूछा क्या जा रहा है आपसे, सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है ई कंडीशन एफ, ई कंडीशन एफ, ई कंडीशन एफ। तो आप समझ सकते हो फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन और अपॉन में हमें गिवन क्या है पीएफ, जो बाद में होता है वो कंडीशन गिवन होता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन आपका 0.2 है और पीएफ क्या दे रखा है बेटा, पीएफ 0.3 है। नाउ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो तो आपका आंसर 2/3 या आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है एफ कंडीशन ई, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में आ जाएगा पीई, ये गिवन है, पीई गिवन है। तो इंटरसेक्शन तो आपका 0.2 है और ई जो है वो आपका 0.6 है। नाउ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो तो 2/6 आ गया, कैंसिल कर लोगे तो 1/3 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका रिक्वायर्ड आंसर खत्म हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जल्दी नोट डाउन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कर रहा है, कंप्यूट करो ए कंडीशन बी। यहां भी आपको ए कंडीशन बी फाइंड करना है, पी बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर आता जाएगा, एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, यहां पे आपको पी जो है वो आपको दिया हुआ है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 0.32। नाउ आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए कंडीशनिंग बी, तो फॉर्मूला लगाओगे बेटा ए इंटरसेक्शन बी और गिवन क्या है, तो जो लास्ट में है बी गिवन है, बी आपको गिवन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन आपका 0.32 है और गिवन जो है वो 0.5 है। अब एक चीज आपको बताता हूं, अगर नहीं पता तो सीख लो, पॉइंट से पॉइंट तभी कैंसिल होते हैं जब पॉइंट के बाद नंबर डिजिट सेम हो या एक जैसे हो, इक्वल हो, बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होना चाहिए, जबकि नहीं है तो आप क्या करोगे, यहां पे 0 लगा सकते हो। क्लियर हो गया? अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, पॉइंट के बाद डिजिट सेम होने चाहिए। अब आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, तो 32/50 इसे आप कैंसिल कर लो तो 16/25 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा। नाउ थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और बी इंटरसेक्शन ए बी गिवन है। तीन चीज आपको, तीन वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और बी कंडीशनिंग ए बी गिवन है। ठीक है, तीन वैल्यू गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, एक तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फिर कंडीशन फाइंड करना है, फिर यूनियन भी फाइंड करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब फाइंड हो जाएगा एक बार में। तो पहले जो तीन चीज गिवन है, आप इनकी इंफॉर्मेशन को लिख लो पहले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपको पी ए, जो पी ए है वो 0.8 है, उसके बाद पी बी जो है वो आपका 0.5 है और पी बी कंडीशनिंग ए या बी कंडीशनल ए जो है वो आपका 0.4 है। नाउ फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है इंटरसेक्शन, तो देखिए आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है बेटा इंटरसेक्शन, कि आप इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। तो इंटरसेक्शन के लिए कुछ नहीं, आप जो ये गिवन है ना, आप इसका फॉर्मूला लगाओगे उससे इंटरसेक्शन आ जाएगा, इस फॉर्मूले को लगा दो आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो बी कंडीशनिंग ए का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में गिवन क्या है, तो ए गिवन है, तो पी ए आपका यहां गया। नाउ इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना, 0.4, ये वैल्यू जो है वो आपका 0.4 है। इंटरसेक्शन आपको नहीं पता तो इंटरसेक्शन आप एज इट इज छोड़ सकते हो, अपॉन में पी ए क्या है बेटा 0.8। नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 8 4 जा 32, तो 0.32 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट देखिए आपसे क्या कहता है, सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है ए कंडीशन बी, सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है बेटा ए कंडीशनल बी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ए कंडीशन बी पूछ रहा है,
तो आपको ए कंडीशन बी का फॉर्मूला लगाना है। ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या लगाओगे? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। नाउ वैल्यू क्या है इंटरसेक्शन की वैल्यू? इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला था 0.32 आया था, इंटरसेक्शन 0.32। और पीबी क्या है बेटा? तो पीबी ये रहा 0.5। फिर वही बात हो गई, देखिए वही चीज आ गई फिर से आपके पास। पॉइंट के बाद सेम डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो आप एक डिजिट और एक्स्ट्रा बढ़ा दो, तो आप लिख सकते हो 32 अपॉन में 50। नाउ इसे कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में 25। आप चाहो तो और डिवाइड करना चाहो तो और डिवाइड कर लो, 16 को 25 से डिवाइड कर लो, शायद 0.64 आएगा, शायद 0.64 आएगा, डिवाइड करके देख लेना। बाकी आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई इशू नहीं है। अगर डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके लिख लेना, 0.64 आएगा शायद, आप चेक कर लेना एक बार डिवीजन करके, ठीक है बेटा। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे? पूछा जा रहा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला। थर्ड पार्ट में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस का पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हम फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ पी ए क्या था? पी ए की वैल्यू जो थी वो थी 0.8। तो पी ए की जगह 0.8। पीबी क्या है? पीबी आपके पास है 0.5। पीबी आपके पास है 0.5 और इंटरसेक्शन आपका क्या आया था? इंटरसेक्शन सॉरी ये है इंटरसेक्शन 0.32। तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 1.3 में से आपको माइनस करना है 0.32, तो ये आ जाएगा 0.98। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या गिवन है? आपको फाइंड करना है बेटा यूनियन, ए यूनियन बी फाइंड करना है, जबकि ये कंडीशन आपको गिवन है। इस कंडीशन का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। जो PA है ना वो PB का डबल है। 2PA का मतलब है PA PB का डबल है। जी हाँ, दोबारा सुनो, 2PA लिखा हुआ है। 2PA का मतलब है PA जो है ना वो PB का डबल है। और PB की वैल्यू क्या है? तो 5/13। PB की वैल्यू 5/13 गिवन है। तो सबसे पहले PB गिवन है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको PB जो है वो गिवन है बेटा 5/13 और PA आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे PA? ये जो 2 है ना ये अपॉन में ले जाओ, 2 को अपॉन में ले जाओ बेटा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5/26। PA जो है वो 5/26 हो जाएगा। क्या और भी कुछ गिवन है? तो देखिए ए कंडीशन में बी भी गिवन है। ए कंडीशनिंग बी है वो जो है 2/5। ए कंडीशनिंग बी 2/5। तो ए कंडीशनिंग बी जो जो चीजें पहले गिवन है लिख लीजिए। ए कंडीशन बी 2/5। नाउ आपके पास फॉर्मूला क्या है? ए कंडीशन बी का फॉर्मूला आपके पास क्या है? ए कंडीशन बी का फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आप फॉर्मूला लगा दोगे बेटा पी बी। तो वैल्यू आपको जो जो वैल्यू पता है उसे लिखते जाइए। जो जो वैल्यू आपको पता है, जैसे ए कंडीशन बी की वैल्यू क्या है? तो 2/5। तो इसकी जगह 2/5 आ गया। इंटरसेक्शन आपको नहीं पता तो इंटरसेक्शन को आप एज इट इज छोड़ सकते हो। अपॉन में क्या है? तो पीबी क्या है? तो पीबी अपॉन में पीबी की वैल्यू क्या है बेटा? तो 5/13 बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एक काम करो, इसे आप एज इट इज छोड़ दो, इसको आप एज इट इज छोड़ दो, इसको 1 से आप ये समझिए कि इसके साथ 1 है, आप ये समझिए इसके साथ 1 है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करो, यही रहेगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2/5 की मल्टीप्लाई होगी 5/13 से, 5 से 5 आपका कैंसिल, तो 2/13 ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। नाउ अब देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। आपके पास बी गिवन है, आपके पास ए गिवन है, आपके पास कंडीशन गिवन है, आपके पास इंटरसेक्शन भी गिवन है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी ए कितना गिवन है बेटा? ए गिवन है आपको 5/26। 5/26। बी कितना गिवन है? बी आपको गिवन है 5/13 और इंटरसेक्शन कितना गिवन है? इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है 2/13। 2/13 इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 26 आएगा। 5 की जगह 5, 13 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10, 13 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो ये आपका बेटा 5 और 10 15 में से 4 11/26 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर हो गया? बी गिवन था, ए गिवन था, कंडीशन गिवन था। पहले कंडीशन का फॉर्मूला लगा दिया, कंडीशन के फॉर्मूले से इंटरसेक्शन निकाल लिया
और जब इंटरसेक्शन आ गया तो फिर आप यूनियन फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहले तो पी ए गिवन है, पी बी भी गिवन है, यूनियन भी गिवन है, लो जी सब कुछ ही गिवन है। तो आपको ये तीन चीज आपको फाइंड करना है, इंटरसेक्शन गिवन है, कंडीशन गिवन है, बी कंडीशन ए वगैरह वगैरह। तो पहले जो गिवन है वो सब नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले आपको पी ए गिवन है, जो पी ए की वैल्यू है वो है 6/11। उसके बाद आपको पी बी गिवन है, पी बी जो है वो आपका है 5/11। और इंटरसेक्शन यूनियन आपको ए यूनियन बी जो है वो गिवन है बेटा 7/11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे। यूनियन का फॉर्मूला लगा के पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। यूनियन दिया हुआ ना हमारे पास, यूनियन तो है, तो यूनियन के फॉर्मूले से पहले इंटरसेक्शन आ जाएगा, जो आपका पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका फाइंड हो जाएगा। तो पहला पार्ट ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बेटा पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन क्या है, यूनियन की वैल्यू 7/11। ए कितना है बेटा, ए आपका 6/11। पी बी कितना है तो 5/11 और पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का आप इधर ले आओ प्लस हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी आपका प्लस हो जाएगा, माइनस का आप इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लोगे तो 11 का एलसीएम 11, 5 और 6 ये भी 11 और प्लस का ये आपका -7/11। फिर से एलसीएम ले लो, 11 का एलसीएम 11 आ जाएगा, 11 में से 7 माइनस करो 4, तो इंटरसेक्शन आपका 4 आ गया। पहला पार्ट आपका आ चुका है। फर्स्ट पार्ट देखिए आपके सामने, ये रहा यूनियन के फॉर्मूले से। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है ए कंडीशनिंग बी। तो ए कंडीशनिंग बी का फॉर्मूला लगाओगे बेटा, क्या फॉर्मूला था, ए इंटरसेक्शन बी, और हमें गिवन क्या है तो बी गिवन है, जो लास्ट में होता है वो गिवन होता है। इंटरसेक्शन आपने अभी भी फाइंड किया था तो 4/11 आया था। और बी कितना गिवन था बेटा, बी आपको गिवन है 5/11। बी जो है वो आपको गिवन है 5/11। 11 से 11 आपका कैंसिल, 4/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है बी कंडीशनिंग ए। बी कंडीशनिंग ए, जी हाँ, तो फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और इस बार हमें जो गिवन है वो ए गिवन है, तो पी ए से डिवाइड हो जाएगा। इंटरसेक्शन कितना था, तो इंटरसेक्शन था 4/11 और ए कितना गिवन है बेटा, ए गिवन है आपको 6/11। तो 6/11, 11 से आपका 11 कैंसिल, 4 न्यूमरेटर में बच जाएगा, 6 आपका डिनोमिनेटर में, 2 से कैंसिल कर लो, तो 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, पहले पढ़िए क्या कहता है ये। डिटरमाइन पी ई कंडीशन एफ। आपको ई कंडीशन एफ निकालना है 6 से लेकर 9 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है उन सब में आपको ई कंडीशन एफ फाइंड करना है। ठीक है, नाउ 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, और हम जानते हैं कि जब एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है तो टोटल 8 केसेस बनते हैं। तो पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। लेट एस इज द सैंपल स्पेस, एस इज द सैंपल स्पेस। अब तक हमें सब कुछ गिवन था, बट अब हमें सैंपल स्पेस भी खुद ही बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि कॉइन को बेटा 3 टाइम्स उछाला गया है तो आपको 8 केस बनाना पड़ेंगे। हेड हेड हेड, अब हेड को कम करते जाइए, तो हेड हेड टेल, देन हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। अब टेल को कम करते जाइए, तो टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, और लास्ट में आता है हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। टोटल 8 केसेस आपके बन जाएंगे। ठीक है बेटा। नाउ अब फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि ई जो है वो हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन द थर्ड टॉस। ई के बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है कि हेड होना चाहिए थर्ड टॉस पर। तो देखिए, एक तो इसमें हेड थर्ड टॉस पर है, इसमें भी हेड थर्ड टॉस पे है, इसमें भी हेड थर्ड टॉस पर है। जो तीसरे नंबर पे, जहां थर्ड नंबर पे हेड आ रहा है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये 4 चीजें आपको मिल जाएगी। इसमें आपको मिलेगा हेड 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 मिल जाएगा, उसके बाद टेल टेल हेड और टेल हेड हेड मिल गया, और हेड टेल हेड। ये 4 केसेस आपको मिल गए। अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहते हैं तो 4/8 आ जाएगा, क्योंकि 4 केसेस है, 1 2 3 4। हालांकि नीड नहीं है आपको, पीई की नीड नहीं है एक्चुअल में। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि आप फाइंड क्या करना है, ई कंडीशन एफ। तो आपको तो एफ चाहिए ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, आगे क्वेश्चन में नीड पड़ेगा तो आपके काम आ जाएगा। एफ इक्वल टू, नाउ एफ के बारे में क्या कहा जा रहा है
कि हेड होना चाहिए फर्स्ट 2 टॉसेस पर, हेड होना चाहिए शुरू के 2 टॉसेस पर, हेड होना चाहिए। तो शुरू के 2 टॉसेस पर, एक तो यहां देखिए इस पे हेड है, तो हेड हेड हेड, एक तो ये आ गया, इसमें भी हेड है, शुरू के दो लेने हैं बेटा, जिसमें शुरू के 2 हो, तो शुरू के 2, तो एक तो देखो इसमें है शुरू के 2 हेड है, इसमें भी शुरू में 2 में हेड है, और कहीं हेड है क्या? नहीं, शुरू में 2 हेड और कहीं पे नहीं है, तो 2 बन गए। तो अगर मैं पी एफ की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 1 2 2 एलिमेंट है, तो 2 अपॉन में 8 आ जाएगा। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ, एक कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है, देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो हेड 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 जो है वो दोनों में कॉमन है, उसके अलावा दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो आ जाएगा 1 अपॉन में 8। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? आपसे पूछा जा रहा था ई कंडीशनिंग एफ, तो फॉर्मूला लगेगा ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में पी एफ, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 1 अपॉन में 8 है, और पी एफ क्या है? तो 2 अपॉन में 8, 2 अपॉन में 8 से 8 कैंसिल करके 1 अपॉन में 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है बेटा? फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, एटलीस्ट 2 हेड। अच्छा, एटलीस्ट 2 हेड, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है एटलीस्ट 2 हेड। मैं आपको पहले एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एटलीस्ट 2 हेड, जब भी एटलीस्ट वर्ड आता है ना तो हमें आगे की ओर जाना पड़ता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मम्मी पापा से पैसा मांग लेते हैं कि कम से कम 100 रुपये दे दो, कम से कम 500 रुपीज दे दो। तो कम से कम का मतलब है इतने तो दे ही दो, और मर्जी हो तो इच्छा आपकी और ज्यादा दे दो। तो एटलीस्ट हम क्या बोलते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। भूख लगी है, मम्मी कम से कम 2 रोटी खाऊंगा, तो कम से कम 2 रोटी मतलब 2 रोटी तो खाऊंगा, उसके बाद भी खा सकता हूं, है ना? तो ये एटलीस्ट का मतलब है हमें आगे की ओर जाना होता है। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है या तो 2 हेड या 2 से ज्यादा हेड, या तो 2 हेड या 2 से ज्यादा हेड। तो सेकंड पार्ट में हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा। पहले ई निकाल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी बाद में। एटलीस्ट 2 हेड, क्या कह रहा है बेटा? एटलीस्ट 2 हेड, यानी 2 हेड या उससे ज्यादा वाले हेड, या तो 2 हेड या उससे ज्यादा। तो देखिए इसमें 2 से ज्यादा हेड है, तो एक तो आपका हेड 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 आ जाएगा, ये भी आएगा आपका हेड हेड टेल आ जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, ये भी आ जाएगा आपका, 2 हेड है। इसके अलावा आपका ये भी आ जाएगा, 2 हेड है बेटा, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। तो यहां हमने वो ले लिए, यहां तो 2 हेड थे या 2 से ज्यादा थे, या तो 2 हेड है या 2 से ज्यादा हेड है, ठीक है? यही हमसे पूछ रहा था। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दोगे तो 4 अपॉन में 8 आ जाएगा। नाउ एफ के बारे में क्या कहा जा रहा है? एटमोस्ट 2 हेड। अच्छा, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। एटमोस्ट में बेटा पीछा ना पड़ता है, जैसे मम्मी कहती है नहीं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 500 का मतलब या तो 500 मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते आपको। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक इतना मिलेंगे, या तो इतना मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे, ठीक है? एटमोस्ट का मतलब पता लग गया, या तो उतना या उससे कम। एटमोस्ट का मतलब है उससे कम, यानी पीछे की ओर आना होता है। तो एटमोस्ट 2 हेड, या तो 2 हेड या 2 से कम वाले। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है या तो 2 हेड या 2 से कम वाले, यानी 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो वो सभी लेने हैं जिसमें आपके एफ में आपसे कह रहे हैं एटमोस्ट 2 हेड, यानी 2 या 2 से कम वाले, 2 या 2 से कम वाले। ये नहीं ले सकते? हाँ, ये ले सकते हो, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल ले सकते हो। इसके अलावा ये भी लिया जा सकता है, ये इन सब में देखिए या तो 2 हेड है या 2 से कम हेड है, ये सभी लिए जा सकते हैं। इन सब में देखिए ध्यान से, या तो 2 हेड है या 2 से कम है, तो आप ये सब ले सकते हो, 7 केसेस बन जाएंगे। तो अगला बनेगा आपका हेड टेल टेल, नेक्स्ट आपका बनेगा टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और उसके अलावा आपका बन जाएगा टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, और टेल हेड टेल। तो देखिए टोटल 7 केसेस बनेंगे, 7 केसेस, 1 2 3 4 5 6 7। इन सब में या तो 2 हेड है या 2 से कम है, या तो 2 हेड है या 2 से कम वाले। 0 वाले भी लेंगे, 0 वाले भी लेंगे जिसमें कोई हेड नहीं है, क्योंकि वो भी तो 2 से कम ही है ना। तो एटमोस्ट 2 हेड में 2 या 2 से कम वाले भी लेंगे सारे। तो टोटल मिला के 7 एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए एफ की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 7 अपॉन 8 होगी। अब इनके इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो एक तो देखिए, एक तो आपको कॉमन मिल जाएगा हेड हेड टेल, है कहीं हेड हेड टेल, ये रहा कॉमन मिल गया, हेड हेड टेल, एक तो ये कॉमन है। इसके अलावा आपका टेल हेड हेड, टेल हेड हेड ये मिल गया,
टेल हेड और हेड, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और हेड टेल हेड ये रहा, तो हेड टेल हेड, तो टोटल मिला के 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन मिल गए, यानी E इंटरसेक्शन F जो है वो आपका 3/8 आ गया। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा E कंडीशनिंग F, और E कंडीशन F का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटरसेक्शन F अपॉन में PF, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाइए, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया 3/8 और PF, F क्या है आपका 7/8, 7/8, 8 से 8 कैंसिल, 3/7 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा, थर्ड पार्ट में कुछ कहा जा रहा है एटमोस्ट टू टेल, अब फिर वही बात होगी एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू टेल का मतलब क्या है, या तो 2 टेल या 2 से कम, 2 या 2 से कम वाले, एटमोस्ट टू टेल यानी 2 या 2 से कम वाले टेल। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा एटमोस्ट टू टेल, थर्ड पार्ट पे आते हैं बच्चों एटमोस्ट टू टेल, या तो 2 या 2 से कम वाले टेल। तो देखिए इसमें भी इसमें 2 से कम टेल है, 2 से कम टेल है ना इसमें भी 2 से कम टेल है, इसमें भी 2 से कम टेल है, ये 2 से ज्यादा वाले, तो इसको नहीं ले सकते हम, इसको नहीं ले सकते, और बाकी सारे ले सकते हैं। तो इस वाले को छोड़कर बाकी सबको कंसीडर किया जा सकता है। 2 या 2 से बोलोगे ना अधिक से अधिक 2 टेल, यानी अधिक से अधिक 2 टेल या 2 से कम वाले, तो 3 वाले को छोड़ के बाकी आप 7 केसेस लिख सकते हो यहाँ पर। तो ई में कौन कौन सा आ सकता है, हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल भी आ जाएगा, हेड टेल टेल भी आ जाएगा, टेल 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 नहीं आएगा, उसके अलावा टेल टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, और टेल हेड टेल, टोटल 7 केसेस ऐसे बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, हालांकि इनकी प्रोबेबिलिटी लिखने की नीड नहीं है आपको, आप नहीं लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि कई क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जिसमें इसकी नीड पड़ जाती है, तो मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। एफ देखिए एफ के बारे में क्या कहा जा रहा है, एफ के बारे में क्या कहा जा रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो हो, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, यानी एक टेल वाले भी आएगा, 2 टेल वाले भी आएगा, और 3 टेल वाले भी आएंगे, एक टेल वाले भी आएंगे, 2 टेल वाले भी आएंगे, और 3 टेल वाले भी आएंगे। तो फिर से आपके पास यही आएगा, फिर से आपका ये एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल में कौन कौन आएगा, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। तो देखिए एटलीस्ट 1 टेल में आप सारे चीजें ले सकते हो, इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल, इसमें भी 1 टेल, इसमें भी 1 टेल, इसमें भी 1 टेल, तो केवल इस वाले को छोड़कर, हेड 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 वाले को छोड़कर बाकी आप 7 केसेस ले सकते हो। एटलीस्ट 1 टेल में कौन कौन आएगा, तो एक तो हेड हेड टेल, देखिए एक टेल आ रहा है ना, हेड टेल टेल ये भी आ जाएगा, टेल 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 ये भी आ जाएगा, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, और हेड टेल हेड, और टेल हेड टेल, इन सबको देखिए इनमें कम से कम एक टेल तो सब में आ रहा है ना, 1 टेल 2 टेल 3 टेल 2 टेल 1 टेल 1 टेल 2 टेल। तो अल्टीमेटली क्या कहा रहा था क्वेश्चन में, कहा पूछा क्या जा रहा था, कम से कम 1 टेल, तो कम से कम 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल इन सब में है। अब इन सब में देखिए कम से कम एक टेल तो मैंने सब में लिखा है ना, तो इसमें भी आपके 7 केस बने, पी एफ में भी आपके 7 केस बने, तो यहां आएगा 7/8। नाउ अब हम चेक करेंगे क्या इन दोनों में कुछ ऐसा है जो इंटरसेक्शन हो, कॉमन हो। तो देखिए कौन कौन सी चीजें इन दोनों में कॉमन है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है, तो एक तो देखो दोनों में ये है, हेड हेड टेल दोनों में है, हेड टेल टेल ये भी है, हेड टेल टेल ये भी कॉमन है, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड ये भी कॉमन है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड ये भी कॉमन है, हेड टेल हेड भी कॉमन है, और टेल हेड टेल भी कॉमन है। तो टोटल मिला के अगर ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ रहे, तो 6/8। नाउ हमसे पूछा क्या जा रहा था बेटा, हमसे पूछा था ई कंडीशनिंग एफ, तो फॉर्मूला लगाएंगे ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में पी एफ, इंटरसेक्शन आपका आया था 6/8, और पी एफ आया था आपका 7/8, 8 से 8 कैंसिल, 6/7 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 6 के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपके पास। अब आपको कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस 1, अब केवल 2 कॉइन की बात हो रही है, 2 कॉइन की बात हो रही है, यानी 4 केसेस बनेंगे,
हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, 4 केसेस बनेंगे। 2 कॉइन आर टॉस, अगर 2 कॉइन को उछालेंगे तो 4 केसेस बनेंगे। उसके बाद फिर वही ई एफ वही सेम चीज है। अगर आपने 6 समझ लिया हो तो 7 आप खुद भी कर सकते हो वीडियो को बंद करके। जो नहीं कर पाओ केवल वही वीडियो को देखना, क्योंकि खुद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं, खुद आंसर जो हम करते हैं उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो चलिए मैं आपको करा देता हूं, जो बच्चे नहीं कर पाओ। 2 कॉइन्स आर टॉस वन, 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा बेटा? एक तो हेड हेड, टेल टेल और हेड टेल और टेल हेड, टोटल मिला के 4 केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में कहता है टेल अपेयर्स ऑन 1 कॉइन, टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन। टेल जो होना चाहिए वो 1 कॉइन पे होना चाहिए, टेल जो होना चाहिए वो 1 कॉइन पे होना चाहिए। तो देखिए 1 कॉइन पर यहां भी टेल है, यहां भी टेल है, तो एक आएगा हेड टेल और एक आएगा टेल हेड। देखो ना क्या करता है, टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, तो 1 कॉइन पे तो टेल है ना, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगा 2/4। नाउ अब पढ़ते हैं एफ के बारे में। एफ के बारे में क्या जानकारी है? तो 1 कॉइन शो हेड, 1 कॉइन पे हेड होना चाहिए। 1 कॉइन शुड शो हेड, यानी 1 कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो 1 कॉइन पे हेड, 1 कॉइन पे हेड इसमें भी है, 1 कॉइन पे हेड इसमें भी है, तो बिल्कुल वही आएगा, हेड टेल और टेल हेड, है ना, बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी, बिल्कुल यही चीज आएगी। नाउ अब हम पी एफ की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, पी एफ की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहां भी यही आएगा, 2 केसेस आएंगे तो 2/4। सो ई इंटरसेक्शन अगर एफ, अगर इंटरसेक्शन देखो दोनों में कॉमन यही है, कॉमन भी सेम है, हेड टेल और टेल हेड दोनों में कॉमन भी यही है, तो ये आ जाएगा आपका ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा वो भी आ जाएगा 2/4। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ई कंडीशनिंग एफ, तो ई कंडीशनिंग एफ का फॉर्मूला है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो इंटरसेक्शन आया था 2/4 और ये भी आपका 2/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, 2/4 सब कुछ कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, देखो क्या कहता है, नो टेल अपेयर्स, नो टेल अपेयर्स, कोई भी टेल नहीं हो, नो टेल अपेयर, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। कोई भी टेल नहीं मतलब केवल ये वाला केस, कोई भी टेल नहीं मतलब केवल ये वाला केस, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, तो केवल यही वाला आएगा। सेकेंड पार्ट में जो ई है बेटा उसमें केवल आपका हेड और हेड आएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप लिखोगे 1/4। और एफ के लिए क्या कह रहा है, नो हेड अपियर्स, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, नो हेड अपियर्स, हेड नहीं होना चाहिए। तो अगर हेड नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट हेड नहीं है इसमें, क्योंकि हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है, इसमें हेड नहीं है, तो एफ के लिए हम केवल सिलेक्ट कर सकते हैं टेल और टेल। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा वो होगी 1/4। नाउ दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ई और एफ में, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ई और एफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो 5 मतलब 0 एलिमेंट, 5 मतलब 0 एलिमेंट, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो गई, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई बेटा। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, ई और एफ में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन 5, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो गई। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ई कंडीशनिंग एफ, जिसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में पी एफ, तो इसकी वैल्यू तो 0 थी और पी एफ की वैल्यू 1/4, आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर 0 है। समझ में आ गया बेटा, 7 क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजिंग आपको कर सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जांपल भी है आपके बुक में, जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं 8, अगर आपने ये समझ लिया तो वो एग्जांपल भी हाथों हाथ कर लेना, शायद 4 या 5 नंबर पे एग्जांपल है, जरूर चेक कर लेना, कई बार एग्जाम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम, एक डाई को 3 बार उछाला गया। अब एक डाई को 3 बार उछाला गया तो 216 केस बनेंगे, 216 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, जो कि बनाना इम्पॉसिबल है, हम नहीं बना सकते। 3 घंटे के एग्जाम में 216 केसेस बनाएंगे तो बाकी क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, तो 216 केसेस तो नहीं बनाया जा सकता। तो फिर हम कॉमन सेंस बहुत आराम से सोच के करेंगे। करना कैसे क्वेश्चन को, देखिए मजेदार तरीके से ये समझ लेना, एग्जाम्पल भी जरूर ट्राई कर लेना। तो पहले एक डाई को 3 बार उछाला गया, इसके लिए टोटल सैंपल स्पेस बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट एस इज द
सैंपल स्पेस, लेट एस इज द, या आपको सैंपल स्पेस की नीड नहीं है यहाँ पे तो आप हटा दो इसे, बस आप ये लिख दो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तीनों उछाला 216, ये आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया, यानी जिसे हम अपॉन में डिवाइड करते हैं तो 216 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया, क्योंकि कॉइन को डाइस को 3 बार उछाला गया। नाउ अब आपसे कह रहा है कि ई जो है ना 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 4 जो है वो थर्ड टॉस पे होना चाहिए, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे पे 4 होना चाहिए। जैसे आप 3 डाइस को उछालोगे तो 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4, तो 1 1 4 बोला मैंने, लास्ट में क्या बोला मैंने 4, तो कह रहा थर्ड पे 4 होना चाहिए, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, केवल हमें वही नंबर लेना है जिसमें थर्ड पे 4 हो। तो ई का कहने का ये मतलब है, ई आपसे ये कह जा रहा है कि हमें वो एलिमेंट लेना है जिसमें लास्ट में 4 हो, तो 1 1 जैसे आपने ले लिया 1 1 4 ले लिया, फिर 1 2 4 ले लिया, ऐसे ही 1 3 4 ले लिया, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे आपके पास, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, शायद काउंट करने में आधा घंटा लग जाए, तो हम इसके प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे ना, हम इसके सारे सैंपल स्पेस लिखेंगे, बस दिमाग में ये बात रख लेंगे कि हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसके लास्ट में 4 आता हो, हमें वो एलिमेंट रखने हैं जिसके लास्ट में 4 आता हो, बाकी समय कोई मतलब नहीं, हमें केवल वही एलिमेंट लेने हैं जिनके लास्ट में 4 आता हो। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट अभी बन सकते हैं, मैंने डॉट 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 लगा दिया, छोड़ दिया, क्योंकि बनाना इंपॉसिबल है ना, इतना टाइम लग जाएगा, 4 पता नहीं कितने नंबर में आ जाएंगे, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बस याद रखना, दिमाग के एक हिस्से में हम ये बात रखेंगे सिक्योर करके कि हमें वो एलिमेंट लेने हैं जिनके लास्ट में 4 आता हो, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं एफ पे, अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, हमें पता नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। एफ पे आता है, एफ क्या कहता है, 6 and 5 appear respectively on the first 2 tosses, क्या मतलब है सर, 6 और 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, शुरू के जो 2 टॉसेस है ना उस पे 6 और 5 आना चाहिए, कहने का मतलब पहला 6 हो दूसरा 5 हो, तो सिंपल वर्डों में 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4, अब क्लियर हुआ। हमें ये नंबर लेना है जिसमें पहले नंबर पे 6 हो, दूसरे नंबर पे 5 हो और तीसरा कुछ भी हो। तो एफ के लिए तो हम बता सकते हैं, हम एफ के लिए तो बता ही सकते हैं क्या क्या नंबर आएगा। तो देखिए एफ के लिए क्या आएगा, एक तो आपका 6 5 1 हो सकता है, एक आपका 6 5 2 हो सकता है, एक आपका 6 5 3 हो सकता है, एक आपका 6 5 4 हो सकता है, एक आपका 6 5 5 हो सकता है और एक आपका 6 5 6 हो सकता है। केवल वही नंबर लेने हैं जिनके लास्ट में, जिनके शुरू में 6 और 5 आता हो, शुरू में 6 और 5 आता है, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, तो शुरू नंबर 6 से करना है, फर्स्ट नंबर 6 होना चाहिए, सेकंड नंबर 5 होना चाहिए, थर्ड नंबर हम जो मर्जी ले सकते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक ले लिया। नाउ क्या आप दोनों को ध्यान से देखोगे, क्या दोनों में इंटरसेक्शन आएगा? यस, इंटरसेक्शन आएगा। कौन इंटरसेक्शन आएगा? तो ये वाला इंटरसेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है। ई कौन था? ई कौन था जिनके लास्ट में 4 आता हो? तो ये भी तो इसमें आ रहा होगा ना, क्योंकि ई में हमने क्या लिया था, जिनका थर्ड फोर्थ आता हो, जिनका थर्ड जो है वो फोर्थ आता हो। तो हमने सारे नंबर वो लिए होंगे, सारे एलिमेंट वो लिए होंगे जिसके लास्ट में 4 आता होगा। तो ये भी तो आया होगा ना इसमें, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 4 है, तो ये भी तो यहां पे आया होगा ना। तो ये कॉमन मिल गया। कौन कॉमन मिल गया? तो हमें मिल गया 6 5 4। ये जो है वो दोनों में होगा, क्योंकि इसमें शुरू में 6 5 है और लास्ट में 4 है। नाउ ई की तो प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहां पर आप फाइंड भी नहीं कर सकते, लेकिन एफ की प्रोबेबिलिटी की जरूरत है। तो कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है बेटा। तो 6 अपॉन में 216, ये हो गया एफ की प्रोबेबिलिटी। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, तो आप खुद देख सकते हो केवल एक ही एलिमेंट मिला, तो 1 अपॉन में 216। नाउ हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ई कंडीशनिंग एफ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में पी एफ। इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या थी? तो 1 अपॉन में 216। और f की वैल्यू क्या है? तो f की वैल्यू अभी आपने निकाला था 1 अपॉन में 216, 6 अपॉन में 216, तो 6 अपॉन में 216। नाउ बाय कैंसलिंग
216 1 अपॉन में 6 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। 1/6 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? दोबारा समझना चाहोगे क्वेश्चन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल है, जरूर ट्राई कर लेना एक बार। बुक में आपको ऐसे ही एज इट इज एग्जांपल दिया हुआ, जरूर ट्राई कर लेना। इसमें ये आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट डिजिट है ना, पहला डिजिट, पहले कंडीशन में आपसे ई में ये कहा जा रहा है कि थर्ड टॉस ना 4 होना चाहिए। अब थर्ड टॉस आप खुद सोचिए कितनी बार 4 होगा। 114, 124, 134, 144, 154, ऐसे ही 214, 224, 234, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, नहीं बना सकते। तो हमने डॉट डॉट करके छोड़ दिया। बस हमें ये बात दिमाग में एक जगह रख लिया कि हमें वो एलिमेंट लेना है जिसके लास्ट में 4 आता हो, हमने छोड़ दिया। एफ में कहा जा रहा है कि पहला नंबर 6 हो, दूसरा नंबर 5 हो, तो 651, 652, 653, 654, 655 और 656, 6 केसेस बन गए, तो 6/216। अब अगर मैं दोनों को फोकस करूं तो मुझे पता है कि ये एलिमेंट दोनों में आएगा, ये वाला एलिमेंट दोनों में आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसके 4 है, तो इसमें तो हमने वही लिया था ना जिसके लास्ट में 4 हो। ई में हमने किसे लिया था? जिसके लास्ट में 4 हो, तो यानी ये एलिमेंट भी आया होगा ना इसमें कहीं ना कहीं, तो ये दोनों में कॉमन है, तो यही आपका कॉमन आ गया। उसके बाद आपको कहानी पता है, कंडीशन निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, आपसे क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा आपसे, देखो इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन में फर्क होता है। अच्छा क्वेश्चन कौन, जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो, वो अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब नहीं पेपर में आ जाएगा, पेपर इनमें से कुछ नहीं आएगा, मैं आपको सच्चाई बताऊं। मोस्टली जिसके क्वेश्चन आते हैं बड़े छोटे से क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 मार्क्स में, क्योंकि 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन बनता है मोस्टली बेस थ्योरम का बनता है या बाइनोमियल थ्योरम वगैरह का बनता है। तो 1 और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं बड़े छोटे लेवल पे, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन इन क्वेश्चनों का कोई भरोसा नहीं, अगर ये आ गया तो टेंशन बहुत देते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों में बार बार प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है आपसे। मदर फादर एंड सन, 3 पर्सन है, फादर, मदर और सन। ठीक है, लाइन अप एट रैंडम, ये एक क्या होता है, लाइन से खड़े हो जाते हैं फैमिली पिक्चर के लिए, एक फोटो क्लिक कराने के लिए। 3 लोग हैं बेटा, मदर, फादर एंड सन, ये 3 व्यक्ति हैं और इनको फोटो क्लिक करवाना है। तो चलिए इनका पहले बनाते हैं सैंपल स्पेस कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, पहले सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये 3 लोग हैं, मैं डायग्राम समझाता हूं कि ये जो है ये फादर है, ठीक है, ये जो है ये मदर है और ये जो है ये सन है। ठीक है बेटा, ये आप ऐसा समझ लो, और इनको फोटो क्लिक करानी है। ठीक है, आप भी जाते होंगे शादी पार्टी में, तो आप भी अपने मम्मी पापा के साथ फोटो क्लिक कराते होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऐसा तीनों है जो फोटो क्लिक कराना चाहते हैं, तो ये किस प्रकार से खड़े हों ताकि सन जो है वो वन एंड पे, मतलब लड़का जो है वो एक तरफ हो, या तो शुरू में हो या लास्ट में हो, या फादर जो हो वो मिडिल में हो, फादर बीच में हो पिक्चर के अंदर। तो पहले हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं आपस में, ये तीनों लोग कितने प्रकार से आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो लेट एस इज द सैंपल स्पेस, एस इज द सैंपल स्पेस। हमने मान लिया कि एस जो है वो सैंपल स्पेस है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज और लेट आपको करना पड़ेगा, लेट एफ इज फादर, लेट एफ इज फादर, एम इज मदर, ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा, एम इज मदर और एस इज सन, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। लेट करना पड़ेगा ना आपको, किसको आपने क्या लेट किया है। लेट एफ इज फादर, एम इज मदर एंड एस इज सन, ये मान लिया। ठीक है, नाउ या तो ऐसे खड़े होंगे कि भाई फादर, मदर और सन, सिंपल सा, या ऐसा भी हो सकता है कि सन, फादर, मदर, या ऐसा भी हो सकता है मदर, फादर, सन, या ऐसा भी हो सकता है कि मदर, सन और फादर, या ऐसा भी पॉसिबल है कि मदर, फादर, सन आया कहीं, ये आ चुका है। मदर, कितने केस बन गए बेटा, 1 2 3 4 तो बन गए, 2 केसेस और बनेंगे अभी, 2 केसेस और बन सकते हैं। कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, तो लगाइए दिमाग। हो सकता है कि फादर शुरू में हो, फादर हालांकि शुरू में आ चुके हैं, एक बार आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन फादर के बाद हमने मदर को लिया था, फादर के बाद हम सन को ले सकते हैं और ये मदर। ठीक है, मदर को देखो 2 बार आया था ना, मदर के बाद फादर, मदर के बाद सन, तो ऐसे ही फादर के बाद मदर और फादर के बाद सन। अब सन हमने एक ही बार लिया शुरू में, तो हो सकता है सन के बाद कौन था, फादर, अब सन के बाद मदर और फिर फादर। तो टोटल मिला के 6 केसेस बन जाएंगे, टोटल ये 6 केसेस
फादर मदर सन, सन फादर मदर, मदर फादर सन, मदर सन फादर, फादर सन मदर और सन मदर फादर, इस प्रकार बन सकते हैं। और अगर आपको और अच्छे समझना है कैसे बना, तो एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ, इससे आप और आसान से बना सकते हो, याद रख सकते हो कि ये सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं। तो चलिए एक और तरीकों को फॉलो कर लेते हैं। इसमें हम ऐसे करते हैं, फादर मदर और सन। आपने फादर के बाद मदर लिया था, अब फादर के बाद सन ले लो, एक तो ये बन गए, दो हो गए। नाउ मदर के बाद फादर या फिर मदर के बाद सन, क्लियर हो गया। अब सन के बाद फादर, सन के बाद फादर या सन के बाद मदर, लो जी इसमें आपको डेक बन जाएगा। क्लियर हो गया मैंने कैसे बनाया, दो केसेस फादर के लिए, दो केसेस मदर के लिए, दो केसेस सन के लिए। देखो ध्यान से, फादर के बाद मदर या फादर के बाद सन, तीन दो बन गए। मदर के बाद फादर, मदर के बाद सन, ये हो गया। सन के बाद फादर या सन के बाद मदर, ये दो केसेस के बनेंगे, टोटल 6 केसेस ही बनेंगे। तो ये आपके सामने सैंपल स्पेस तैयार है। नाउ अब आपसे ई क्या कह रहा है कि सन इज ऑन द वन एंड, सन जो है वो एक तरफ होना चाहिए, वन एंड का मतलब एक तरफ। तो वो कौन कौन से केसेस है जहां सन एक तरफ है, तो एक तो देखिए सन जो है ये रहा, फादर मदर सन, यहां सन एक तरफ है, यहां भी है मदर फादर सन, और यहां भी है सन शुरू में ही है, सन फादर और मदर, और यहां भी सन वन एंड पे है, सन मदर फादर। देख पाए बेटा, क्या आप समझ पाए बच्चों, सन एक तरफ होना चाहिए। देखो सन एक तरफ है, सन एक तरफ है, सन शुरू में है, सन शुरू में, या एक तरफ का वन एंड का मतलब या तो वो शुरू में हो या फिर वो लास्ट में हो। तो हमने वो केसेस ले लिए जिसमें सन या तो शुरू में है या फिर लास्ट में है, हमने वो केसेस ले लिए। तो टोटल मिलाकर आप देख सकते हो कि 4 बने। आप चाहो तो यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख लो, वैसे मैं जानता हूँ इसकी नीड नहीं है, मैं जानता हूं कि इसकी नीड नहीं है, नहीं लिखना चाहिए मुझे, बट फिर भी लिख देता हूं ताकि बाई चांस किसी क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन वगैरह दा दे तो आप कर सको। ठीक है, नाउ एफ की बात करते हैं। अब एफ देखिए, एफ क्या कहता है, एफ आपसे कहता है फादर इन द मिडिल, फादर जो है वो बीच में होना चाहिए। तो ढूंढिए, एक तो देखिए ये वाला केस, फादर मिडिल में है, मदर फादर सन, और फादर इसमें है, सन फादर और मदर। तो जो एफ की प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगा 2/6, क्योंकि दो ही एलिमेंट है। तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, ई इंटरसेक्शन एफ। अब ध्यान से देखिए, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तो हम कॉमन ढूंढते हैं बेटा। तो हम कॉमन हमें मिलता है कि भाई मदर फादर सन यहां भी है, मदर फादर सन यहां भी है, तो मदर फादर और सन। क्या और भी कुछ कॉमन है, सन फादर मदर, सन फादर मदर, सन फादर मदर। जी हाँ, दोनों आपको इंटरसेक्शन मिल गया। तो अगर इंटरसेक्शन की बात करें बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ की, तो 2/6 आ गया। नाउ आपसे पूछा क्या जा रहा था, तो ई कंडीशनिंग एफ, जिसका फॉर्मूला बनेगा ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में पी एफ। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन जो है वो 2/6 है, और पी एफ क्या है, पी एफ भी आपका 2/6 है, कैंसिल होके 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, क्लियर है सारी बातें। 6 केसेस बन गए, उसके अकॉर्डिंग जो जो पूछा जाता, ई आपने ढूंढ लिया, एफ ढूंढ लिया, इंटरसेक्शन ढूंढ लिया, ई कंडीशनिंग एफ, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड। दो डाइज है, एक ब्लैक डाइज है और एक रेड डाइज है, यानी दो डाइज है। और जब हम दो डाइज को रोल्ड करते हैं या टॉस करते हैं तो टोटल 36 केसेस बनते हैं। पता होगा आपको, 10th क्लास में पढ़ के आए हुए। अगर दो डाइस को हम रोल्ड करते हैं तो 36 केसेस बनते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। लिखने की नीड नहीं है क्योंकि इतने बड़े लेवल पे माना जाता है कि ये बेसिक चीजें आपको पता है। तो दो डाइस है, एक है ब्लैक एक है रेड, दोनों को हमने रोल कर दिया तो टोटल 36 केस बनेंगे। पहले हम ये लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो होगा 6 × 6 36। ठीक है बेटा, अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालो, किस चीज का निकालो, ऑब्टेनिंग द सम। सम होना चाहिए ग्रेटर देन 9, सम जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। दोनों को प्लस करके सम, दो डिजिट का सम, जैसे 1 1 1 2, इन सब का सम करके 9 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 9 हो। चलिए, लेट ए,
हमने लेट ए कर लिया, लेट ए सम इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। तो आप बताइए कि कहां कहां किन किन का सम करने पर ग्रेटर देन 9 आएगा, किस किस का सम करने पर ग्रेटर देन 9 आएगा। या तो आप इसके इक्वल में लिख लो, या आपने ए लेट कर रखा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए इक्वल टू ग्रेटर देन 9 कहां कहां आएगा। तो 1 वाली लाइन में तो आपको लाइन याद है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, ऐसा बना होगा आपने, है ना, सब ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। तो पहले लाइन में तो कोई नहीं मिलेगा जिनका ग्रेटर देन 9 है, सेकंड में भी कोई नहीं मिलेगा, थर्ड में 3 6 तक 9 ही आता है, फोर्थ लाइन में ध्यान से देखो तो 4 5 तक तो 9 हो गया, 4 6 मिल गया, 4 वाली लाइन में 4 6 मिल गया, 5 वाली लाइन में 5 5 मिलेगा और 5 6 मिलेगा, 6 वाली लाइन में आपको 6 4 मिल जाएगा, 6 5 भी मिल जाएगा और 6 6 मिल जाएगा। ये आ गया बेटा ग्रेटर देन 9, ये सारे ग्रेटर देन 9 है, ये सारे ग्रेटर देन 9 है। ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड करने के लिए बोला था, इसकी प्रोबेबिलिटी की नीड नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो 1 2 3 4 5 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6 अपॉन में 36, लिखना चाहो तो लिख दो, वरना नीड नहीं है ना, आपको तो ये चीज पूछा जा रहा था। गिवन दैट, आपको गिवन क्या है पढ़िए, गिवन ये है गिवन, ये है गिवन, यानी कंडीशन नंबर बी। याद है आपको, इसलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन ऐसे हजारों कर लोगे तो जो नहीं पेपर में कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेते एक क्वेश्चन बहुत है। गिवन, गिवन मतलब अब जो गिवन होगा वो बी होगा, यानी वो चीज मुझे दे रखा है, वो मुझे ऑलरेडी गिवन है। गिवन क्या गिवन है, गिवन ये है द ब्लैक डाई, ब्लैक डाई मतलब, ब्लैक डाई मतलब पहले वाला, है ना, ब्लैक डाई, देखिए फर्स्ट ब्लैक था, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, जो ब्लैक डाई है ना, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, यानी पहले वाले पे 5 आना, ब्लैक डाई मतलब कौन, पहले वाला डाइस। तो लेट बी इज ब्लैक डाई रिजल्टेड, ये क्या था ना, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, रिजल्टेड इन अ 5, यानी ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, तो पहले पे 5 आना चाहिए, यानी 5 1, एक आपका 5 2 भी आ जाएगा, एक आपका 5 3 भी आ जाएगा, एक आपका 5 4 भी आ जाएगा, आपका 5 5 भी आ जाएगा और आपका 5 6 भी आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी का आपको नीड पड़ेगी, तो हाथों हाथ इनकी प्रोबेबिलिटी इसके बगल में निकाल लिया करो। तो बी की प्रोबेबिलिटी देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन में 36। क्या इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है, क्या कुछ कॉमन है, चलिए देख लेते हैं कि कुछ कॉमन है या नहीं है। हाँ जी मिला, एक तो मिल गया 5 5 और एक मिल गया 5 6, दो बेटा कॉमन है, ध्यान से देखो 5 5 और 5 6 ये दोनों कॉमन है। तो एक तो आपको मिल गया 5 5 वाला और एक आपको मिला 5 6 वाला, ये दोनों कॉमन है। तो आप लिख सकते हो कि A इंटरसेक्शन B, इनकी प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन में 36। नाउ आपको फाइंड क्या करना था, तो A कंडीशनिंग B फाइंड करना था, जिसका फॉर्मूला लगाओगे A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। सो इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन आपने क्या फाइंड किया था 2 अपॉन में 36, ये इंटरसेक्शन था, 2 अपॉन में 36 ये इंटरसेक्शन था, और B क्या था, तो B आपका 6 अपॉन में 36, दोनों से दोनों कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में 6 आ गया, कैंसिल कर दो, 1 अपॉन 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन करो। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट में, देखिए सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है। अब आपसे सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, यानी ए, ये ए है जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी और ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, दिस इज द ए जो मुझे फाइंड करना है, जो मुझे फाइंड करना है कि सम 8 होना चाहिए। तो हम ए लेट कर लेंगे कि इनका सम 8 है, लेट ए इज द सम 8। सेकेंड पार्ट, हम बी पार्ट पे आ चुके हैं बेटा, लेट ए इज सम इज 8, कि सम 8 होना चाहिए। तो 8 कहां कहां पे होगा, 1 वाली लाइन में तो कोई भी नहीं मिलेगा, हाँ 2 वाली लाइन में 2 6, 2 और 6 का सम 8 आता है। तो एक तो आपको 2 और 6 मिल गया, एक मिल गया, दूसरा 3 और 5 मिल जाएगा, 4 और 4 मिल जाएगा, 5 और 3 मिल जाएगा और 6 और 2 मिल जाएगा। ये हमें फाइंड करना है, ये आपका ए आ गया। हालांकि मैं जानता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी की नीड नहीं है मुझे, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन में 36, प्रोबेबिलिटी चाहिए तो लिख लेना, बट नीड नहीं है इसकी। और बी क्या है,
गिवन दैट, पढ़िए गिवन दैट, अब आगे ना गिवन दैट, तो दिस इज द बी। अब जो मुझे गिवन होगा वो बी है, जो मुझे ऑलरेडी गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ये कंडीशन आपको पता है, तो गिवन दैट यानी बी मुझे पता है। क्या गिवन है? द रेड डाई, रेड डाई मतलब सेकंड वाला, रेड डाई मतलब सेकंड वाला, याद कीजिए रेड डाई कौन था? सेकंड वाला, पहला ब्लैक था दूसरा रेड था, तो जो रेड डाई है रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, यानी सेकंड वाले पे लेस देन 4 होना चाहिए। रेड डाई यानी सेकंड वाले पे लेस देन 4 होना चाहिए, तो लेट बी इज रेड डाई शो या रिजल्टेड लेस देन 4 यानी सेकंड वाले पे लेस देन 4 होना चाहिए। तो देखिए इसके क्या क्या आप एलिमेंट बना सकते हो। 1 1, हाँ जी 1 1 ले सकते हो, लेस देन 4 है। 1 2 ले सकते हो, 1 3 ले सकते हो, बस इसके आगे ले सकते हैं। लेस देन 4, सेकंड वाला लेस देन 4 होना चाहिए बच्चों, सेकंड वाला लेस देन 4 होना चाहिए। सेकंड लाइन में आप 2 1 ले सकते हो, 2 2 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, बस। थर्ड लाइन में आप 3 1 ले सकते हो, 3 2 ले सकते हो, 3 3 ले सकते हो। नेक्स्ट लाइन में आप 4 1 ले सकते हो, 4 2 आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 नहीं आएगा, लेस देन 4 है सेकंड वाला। तो 5 वाला 5 1 5 2 5 3, और 6 में आ सकता है 6 1 6 2 6 3। ठीक है बेटा, ये सारे आ सकते हैं बी के अंदर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप हाथों हाथ निकालो, साइड में लिख दो इसकी प्रोबेबिलिटी कि भाई बी की जो प्रोबेबिलिटी है, बी की जो प्रोबेबिलिटी है कितना है यहाँ पर आपको 18 आए ना, 3 3 6 और 9, हाँ 18 आ गए, तो 18 अपॉन में 36 ये एलिमेंट बन गया। क्लियर हो गया बेटा। ए क्या क्या था, दोबारा देखिए ए क्या था, ए जो था वो था सम इज 8, तो इनका सम 8 है, इनका सम 8 है, इनका भी सम 8 है, इनका भी सम 8। और बी क्या था कि सेकंड वाले पे लेस देन 4 होना चाहिए। तो आप देखिए मैंने वो एलिमेंट लिए जिनमें सेकंड पे लेस देन 4 है, इन सब में देखिए लेस देन 4 है, किसी भी नंबर को मैंने 4 या 4 से ज्यादा लिया ही नहीं, लेस देन 4, ये सेकंड वाले लेस देन 4 होने चाहिए, तो सेकंड वाले सारे के सारे लेस देन 4 है आपके सामने, जो कि 18 एलिमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी साइड में। नाउ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो हाँ कॉमन मिलेगा, पक्का मिलेगा। ध्यान से देखिए, क्या ए इंटरसेक्शन बी, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? क्या 2 6 नहीं, 2 6 तो नहीं होगा क्योंकि 6 है, 3 5 भी नहीं होगा, 4 4 भी नहीं होगा, हाँ ये जरूर मिलेगा, 5 और 3 जरूर मिलेगा। तो एक तो आपको 5 और 3 जरूर मिलेगा, देखो ना सेकंड में 4 से लेस है, और 6 2 भी मिलेगा, आप ढूंढ लेना 6 2 भी मिलेगा। ये रहा 6 2, देखिए ये रहा 6 2 और 5 3, तो दोनों मिल गए आपके पास। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो डेट इज द प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो आपको फाइंड करना है ए कंडीशनिंग बी। तो ए कंडीशन बी का फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन है 2 अपॉन में 36, और बी क्या है? तो बी आपके पास था बेटा, बी आपके पास क्या है बेटा? 18 अपॉन में 36, 18 अपॉन में 36, 36 36 कैंसिल, 2 अपॉन में 18 बच गया। नाउ अगेन कैंसिलिंग बाय 2, 1 अपॉन में 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये 1 अपॉन 9 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है, क्लियर है सारी बातें, जल्दी से नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन जो आप बिल्कुल आराम से वीडियो को बंद करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया, तो 6 केस 1 2 3 4 5 6, एक ही तो डाई है तो 6 केस बन जाएंगे। उनमें से आपको ई गिवन है, ये रहा ई, एफ गिवन है, ये है, जी भी आपको गिवन है, 3 सेट दिए हुए हैं ई एफ और जी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हो। फिर आपसे पूछा जा रहा है कभी ई कंडीशनिंग एफ, कभी एफ कंडीशनिंग ई, कभी ई कंडीशनिंग जी, कभी जी कंडीशनिंग ई, वगैरह वगैरह, ये सब चीज आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर बात करता हूं बेटा, ये कौन सा 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 11। लेट एस इज द सैंपल स्पेस, एस इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। नाउ तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब आपके पास जो जो चीज गिवन है वो एक जगह लिख लो ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे कि ई देखिए, ई क्या है? ई आपके पास है 1 3 और 5। एफ क्या है? एफ आपके पास 2 और 3 है। और जी क्या है? जी आपके पास है 2 3 4 और 5, ये सारी चीजें, ठीक है बेटा।
तो ये सैंपल स्पेस हो गया, ये ई एफ जी वगैरह हो गया। अब एक एक चीज को ध्यान से समझना है और आपको खुद भी सॉल्व कर सकते हो आप, मैं पहले बता चुका हूं। पहले पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है ई कंडीशनिंग एफ। अब दिमाग लगाइए कि जब मुझसे ई कंडीशनिंग एफ पूछा जा रहा है, ई कंडीशनिंग एफ, तो एक तो मुझे देखिए एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक तो मुझे एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। एक तो एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जो चाहिए पहले साइड में रफली दिमाग में, साइड में आप कॉपी में पेज ऐसे लाइन खींच के आराम से लिख लेना। अब इसके लिए एक तो मुझे एफ चाहिए और दोनों का इंटरसेक्शन भी चाहिए। यहां पे आ जाओ, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले एफ की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। एफ में 2 एलिमेंट है तो 2/6 आ गया, ठीक है बच्चों। और ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, 3 आपके पास दोनों में कॉमन है, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ एक ही एलिमेंट कॉमन है तो 1/6 आ गया। नाउ ई कंडीशनिंग एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में पी एफ, ये फॉर्मूला लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या है, तो 1/6 है, इसकी वैल्यू क्या है, तो 2/6 है। नाउ बाय कैंसिलिंग 6/6 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए आपके सामने ये आंसर, दो लाइन, एक एक लाइन का आंसर। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े सेकंड पार्ट पे आते हैं। अच्छा इसी में एक पार्ट और है, एफ कंडीशन ई भी निकालना है बेटा। इसी में आपको मैं इसे बोल लेता हूं बी पार्ट, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया, फर्स्ट का ए पार्ट और बी पार्ट। अब आपसे एफ कंडीशन ई भी पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला लगभग ऐसा ही लगेगा, ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में पी ई चाहिए। तो ई की प्रोबेबिलिटी आप कहीं पे साइड में निकाल लो, ई की प्रोबेबिलिटी देखो 3/6 आएगा, निकालो यहाँ पे, लिख लो कहीं पे, चलो मैं लिख देता हूँ, बुरा मान जाओगे, मैंने कहोगे सर आपने नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ। ई की प्रोबेबिलिटी, ई के पास कितना एलिमेंट है, तो ई के पास 3 एलिमेंट है बेटा, तो 3/6, ठीक है बेटा, सारी चीजें लिख लो। नाउ इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन आपका 1/6 था, और ई कितना है, तो ई आपके पास 3/6 है, 3/6 है, 6 और 6 कैंसिल, तो 1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा। सेकंड पार्ट आते हैं, सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ई जी और जी ई, यानी ई जी और जी ई, यानी ई और जी की बात हो रही है, ई और जी की बात हो रही है। तो सेकंड पार्ट पे आता हूं, पहले ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/6। जी की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, जी में देखो, जी में कितने एलिमेंट है, जी में आपके 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 4/6। और ई इंटरसेक्शन जी, क्या ई और जी में कुछ कॉमन है, क्या ई और जी में कुछ कॉमन है, देखिए 1 तो नहीं है, 3, एक तो 3 दोनों में है, ई और जी में 3 भी है और 5 भी दोनों में है बेटा, 5 भी दोनों में ही है, तो 2/6। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में पहले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है बेटा ई और जी, ई कंडीशनिंग जी, तो ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी, तो इंटरसेक्शन 2/6 एंड जी 4/6, बाय कैंसिलिंग 6 एंड 6, 2/4 बच गया और कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, जी कंडीशनिंग ई, तो जी कंडीशनिंग ई इंटरसेक्शन तो सेम ही रहता है, अपॉन में आप लिखोगे पीई, इंटरसेक्शन क्या है, तो 2/6, और ई क्या है, तो ई आपका 4/6, 6 और 6 आपका कैंसिल, 2/4 बच गया, इनको कैंसिल कर लो, 1/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये दोनों पार्ट हो गए। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या है आपके पास, ई यूनियन एफ और उसका कंडीशन जी के साथ। अब देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें करना क्या है, आप ई यूनियन एफ निकाल लो, ई यूनियन एफ निकाल लो और इसे कुछ बी मान लो, ऐसा तो कर सकते हो ना, ई यूनियन एफ निकाल लो, उसे बी मान लो कि वो बी है, तो क्या दिक्कत है, बी कंडीशनिंग जी, हमें ये फाइंड करना है। अब ऐसे समझ लो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले आप ई यूनियन एफ निकाल लो और उसे कुछ बी मान लो कि ये बी है, तो आपको क्या करना है, बी और जी का इंटरसेक्शन निकालना है, कंडीशनिंग निकालना है, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो पहले ई यूनियन एफ निकाल लेता हूं, ई यूनियन एफ, थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट क्या था बेटा? ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ। तो ई और एफ में कॉमन क्या है? तो ई और एफ में कॉमन देखिए, ढूंढिए ई और एफ में कॉमन। कॉमन होगा यूनियन, यूनियन होगा टोटल, इन दोनों का टोटल। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी। 1 2 3 5, 1 2 3 5। इसको हमने बी लेट कर लिया। हमने क्या लेट कर लिया बेटा? बी, कि ये बी है। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे ई यूनियन एफ है, कंफ्यूजन है कि इसकी कंडीशन निकालना है। आप इस ये यूनियन निकाल लो और इसको बी मान लो कि बी है। आप इसको छोड़ो, आप बी कंडीशनिंग जी निकालना आपको, ठीक है? तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? बी की प्रोबेबिलिटी, वैसे नीड तो है नहीं, छोड़ो, नीड नहीं पड़ेगी इसकी। 4/6 लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे नीड नहीं है आपको। नाउ दूसरा था जी, दूसरा पार्ट क्या था? जी। तो जी में क्या क्या है? जी में आपके पास था, जी में आपके पास था बेटा 2 3 4 5, 2 3 4 5। जी में क्या क्या है बेटा? 2 3 4 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बगल में निकाल लो, यहीं पे, यहीं साइड में है ना, जी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो जो जी की प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगा 4/6, हम पहले भी निकाल चुके हैं। और बी इंटरसेक्शन जी, ये ना बी, बी ये है, जी ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 दोनों में है और 3 दोनों में है। तो B इंटरसेक्शन G जो है वो आ जाएगा आपका 2/6। नाउ आपसे पूछा क्या जा रहा था? आपसे पूछा जा रहा था B कंडीशनिंग G। B कंडीशनिंग G कहां से आया सर? सर हमने इसको B लेट किया है, इसको हमने B लेट कर लिया, तो B कंडीशनिंग G तो फाइंड करना है हमें। इसको आपने B लेट कर लिया, B कंडीशनिंग G। तो B कंडीशनिंग G का फॉर्मूला क्या बनेगा? B इंटरसेक्शन G और अपॉन में PG। सॉरी बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया था? तो 2/6 और जी कितना था? तो 4/6। 6 और 6 कैंसिल, 2/4 और कैंसिल कर लो, 1/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा? आप चाहो तो डेक भी कर सकते हो, जो नहीं कि आप बी लेट करो। कई बच्चे सब ऐसा भी करते हैं कि जो नहीं वो बी लेट करते हैं, वो डेक भी कर लेते हैं। भाई यूनियन है, इसका इंटरसेक्शन जी के साथ निकाल लिया, फिर वही ऊपर आ जाता है और जी अपॉन में आ गया, तो डेक भी कर सकते हो। बाकी आप ये तरीका समझ लो तो ज्यादा कंफ्यूजन कम होता है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको कम होगा। इसका एक और पार्ट है बेटा, ये पार्ट है ई इंटरसेक्शन एफ की कंडीशन जी के साथ। तो आप इसमें भी यही करोगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। आप क्या करो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, उसे बी लेट करो कि वो बी है, या सी लेट कर लो, सी है, सी कंडीशन जी, सी कंडीशनिंग जी, उसे सी लेट कर लो, क्या दिक्कत है? तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। पहले हम ई इंटरसेक्शन, इसका बी पार्ट, ठीक है बेटा? थर्ड का ये ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट कर रहे हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, यही है ना, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ में कॉमन क्या है? ई और एफ में कॉमन क्या है? तो ई और एफ में केवल देखिए 3 कॉमन है, बस 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो दोनों में केवल 3 कॉमन है, केवल 3 जो है वो कॉमन है। इसको हमने सी लेट कर लिया कि ये सी है, लेट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कंडीशन किसके साथ? जी के साथ। इसका कंडीशन जी के साथ, तो जी की तो सारी बातें पता है आपको, जी की तो सारी बातें पता है आपको। चाहो दोबारा लिखना चाहो तो दोबारा लिख लो, वैसे नीड नहीं है, यहां लिखा हुआ है, बट आपके लिए मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 3 4 5, 2 3 4 5, और जी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/6 आप कई बार ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब दोनों में सी इंटरसेक्शन जी, इसको आपने सी लेट कर लिया, और जी क्या कुछ कॉमन है? हाँ 3 कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो C इंटरसेक्शन G जो आएगा वो आएगा 1/6। और आपको फाइंड क्या करना है? तो C कंडीशनिंग G, तो C इंटरसेक्शन G और अपॉन में PG, दोनों का इंटरसेक्शन 1/6 है, और G जो है वो 4/6 है। ये आपका कैंसिल हो गया, 1/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कैसे करना है? तो इस प्रकार का कई बार मैंने देखा एग्जाम में ऐसा भी आया था, ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर उसका कंडीशन निकालो डी के साथ, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। आप ये यूनियन निकालो, कुछ लेट कर लो, भाई एक्स है, हमने मान लिया एक्स है, अब एक्स नाम आते ही तो कर सकते हो ना, एक्स तो भैया ढूंढना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे कुछ बच्चे। आगे बढ़ जाए बेटा। ना आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl। हम मान लेते हैं कि लड़का और लड़की, जब जो घर में बच्चे पैदा होते हैं, लड़का और लड़की, हम मान लेते हैं कि दोनों के आने के चांसेस जो हैं
वो बराबर है। और वैसे भी साइंस कहती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ी होगी जब जब आप 10th क्लास में थे, जेंडर डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्स 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 वाई वाले केसेस आपने पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा 50% मेल और 50% फीमेल इक्वली लाइकली होते हैं, बराबर आने के चांसेस होते हैं। सो अगर ऐसा है तो इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, मान लीजिए कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे, पहले सोचिए 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, बॉयज बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स गर्ल्स हो सकते हैं, बॉयज गर्ल्स हो सकते हैं और गर्ल्स बॉयज हो सकते हैं, यही तो चांसेस हैं। 4 केसेस तो बनेंगे भाई, 2 बच्चे हैं घर में, बॉयज एंड गर्ल्स हो सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज हो सकते हैं, दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो पहले हम इसका सैंपल स्पेस तैयार कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट S इज द सैंपल स्पेस। हमने S को मान लिया सैंपल स्पेस, और B इज बॉयज, B इज बॉय एंड G इज गर्ल, ये सब लेट कर लिया करो ऊपर। तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, बॉयज बॉयज बनेगा, बॉयज गर्ल बन सकता है, गर्ल बॉयज बन सकता है, और गर्ल गर्ल बन सकता है। ठीक है बेटा, ये 4 सैंपल स्पेस आपके सामने है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, कह रहा है इस बात की कंडीशन प्रोबेबिलिटी बताओ दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स होंगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों गर्ल्स होंगी, दोनों गर्ल्स होंगी, बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स को ए मान लो कि बोथ आर गर्ल्स जो है वो ए है। लेट ए इज बोथ आर गर्ल्स। हमने ए मान लिया कि दोनों लड़कियां हैं। तो देखिए ए, ध्यान से देखिए, दोनों लड़कियां कहां हैं, केवल यही वाला केस है, केवल यही वाला केस है, और तो कोई केस नहीं बनेगा। तो जो ए की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/4। पहले तो यहां तक समझ में आ गया बेटा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या कह रहा है आपसे, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालो दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स होंगी। तो दोनों गर्ल्स मतलब जी यानी 1/4, यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे पढ़िएगा गिवन दैट, ये क्या गया, गिवन दैट। और गिवन दैट का मतलब क्या, इस गिवन दैट का मतलब क्या, यानी अब जो होगा वो गिवन है, यानी वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बी हमें दे रखा है। क्या गिवन है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, छोटी लड़की होगी, छोटी लड़की होगी, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट मतलब छोटी, यानी जो दूसरा बच्चा होगा, पहला बड़ा दूसरा छोटा हो गया, तो दूसरा बच्चा गर्ल होना चाहिए। यंगेस्ट का मतलब दूसरा बच्चा, दूसरी जो सेकंड चाइल्ड होगा वो लड़की होनी चाहिए, यंगेस्ट इज अ गर्ल। लेट बी इज यंगेस्ट इज अ गर्ल। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया, यहां से आपका फर्स्ट पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो बताइए, घर में दूसरी लड़की होनी चाहिए। देखिए यंगेस्ट यानी छोटी वाली, तो यहां भी देखो, यहां देखो लड़की है, तो बॉयज एंड गर्ल्स, एक तो ये आ सकता है, ये तो नहीं, ये भी आ सकता है। देखो सेकंड तो लड़की है ना, दूसरी तो लड़की है ना, कह रहे दूसरी लड़की होनी चाहिए, पहली हमें नहीं पता, पहली हमें नहीं पता, दूसरी लड़की होनी चाहिए। तो दूसरी लड़की देखो यहां भी है और दूसरी लड़की यहां भी है, तो गर्ल्स और गर्ल्स। ठीक है बच्चों, बी की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, देखिए 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 2, तो 2/4। क्या इसमें, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, जी हाँ, ये देखिए दोनों में कॉमन है, तो जी दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं दोनों का तो क्या आएगा, तो 1/4 आएगा। नाउ हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था ए कंडीशनिंग बी पूछा जा रहा था, जिसका फॉर्मूला बनेगा ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी बी, ये फॉर्मूला बन गया। इंटरसेक्शन क्या है, तो 1/4 है, और b क्या है बेटा, b आपके पास 2/4 है, 2/4 है, 4 से 4 कैंसिल कर लो, 1/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर। कितना सिंपल है देख लीजिए। समझाओ दोबारा, एक बार दोबारा समझोगे, चलिए एक बार दोबारा समझिए। क्वेश्चन ये था कि घर में 2 बच्चे हैं, तो 2 बॉयज हो सकते हैं, 2 गर्ल्स हो सकते हैं, बॉयज गर्ल्स गर्ल्स बॉयज। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों लड़कियां हो, तो दोनों लड़कियों को कुछ लेट कर लो, ए लेट कर लिया कि भाई दोनों लड़कियां हैं। लेट ए इज बोथ आर गर्ल्स, तो अगर बोथ गर्ल्स है तो एक ही एलिमेंट बन रहा है, यानी 1/4। अब गिवन क्या है कि भाई छोटी जो है वो लड़की है, यानी छोटी मतलब सेकंड वाली, दूसरी जो है लड़की है, तो दूसरी लड़की यहां पे आ रहा है, दूसरी लड़की यहां पे आ रहा है, 2 एलिमेंट बन रहे हैं, तो 2/4। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, तो हाँ जी दोनों में आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 1/4। अब आप क्या निकालोगे, ए कंडीशन भी, ये आपका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट भी है, तो आपको सी लेट करना पड़ेगा, आपको सी लेट करना पड़ेगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि ए तो आप ऑलरेडी इसे लेट कर चुके हो, बी आपने इसको लेट कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है
एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। एटलीस्ट का मतलब आपको मतलब बताया था, कम से कम एक लड़की हो, यानी एक भी लड़की हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की तो हो, तो कम से कम एक लड़की, एटलीस्ट वन गर्ल। तो एटलीस्ट वन गर्ल यहां भी आ रहा है, एटलीस्ट वन गर्ल तो यहां भी आ रहा है, और एटलीस्ट वन गर्ल तो यहां भी आ रहा है। तो लेट्स सी इज एटलीस्ट वन गर्ल। लेट्स सी इज एटलीस्ट वन गर्ल। तो देखिए सी में कौन कौन आएगा, एक तो आएगा गर्ल्स और बॉयज, एक आएगा बॉयज और गर्ल, और एक आएगा गर्ल और गर्ल। तो जो सी का इंटरसेक्शन है, जो आपका सी का इंटरसेक्शन है वो आएगा बेटा 3/4, क्योंकि 3 एलिमेंट है। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? क्या ए इंटरसेक्शन सी है? जी हाँ, देखिए ये दोनों में आ रहा था, ए में भी आ रहा था। ए में देखिए ये है ना, ए के अंदर ये था, ए के अंदर देखो गर्ल गर्ल, और सी के अंदर भी गर्ल गर्ल आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है? तो जी जी, ये दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका 1/4 है। नाउ आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है ए कंडीशनिंग सी, क्योंकि सी आपको गिवन था, ये चीज आपको फाइंड करनी है, और इसके बाद ये चीज गिवन है। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटरसेक्शन सी अपॉन में पी सी। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन 1/4 है, और पी सी क्या है? तो 3/4 है। 4 से 4 आप कैंसिल कर दोगे, 1/3 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन आपको 13 क्या कहता है? एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक आपके पास है जिसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। 300 इजी वाले ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स मतलब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, 300 आसान ट्रू फॉल्स है, इजी ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन है, और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 200 डिफिकल्ट भी है। 300 ट्रू फॉल्स ऐसे हैं जो इजी हैं, और 200 ट्रू फॉल्स ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है। सिंपल वर्डों में अगर मैं कहना चाहूं तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, 13 है या 14 है, मैं चेक कर लूं, 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये कहा जा रहा है कि 200, पहले आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 जो है वो इजी ट्रू फॉल्स है, 300 इजी ट्रू फॉल्स है, 300 ट्रू फॉल्स जो हैं वो इजी वाले हैं, और 200 ट्रू फॉल्स जो हैं वो डिफिकल्ट वाले हैं। एक तो ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, एक चीज तो ये आपसे कही जा रही है। और बताओ 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 इजी वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इजी वाले, और उसके बाद 400 जो है 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 400 जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है, लेकिन वो डिफिकल्ट वाले हैं। चलिए मैं आपको अब समझा सकता हूं क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। ओवरऑल 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक ट्रू फॉल्स और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स ये रहा, एमसीक्यू ये रहा, ये ट्रू फॉल्स वाले हैं, ये एमसीक्यू है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि 300 ट्रू फॉल्स जो है वो इजी है, 200 ट्रू फॉल्स जो है वो डिफिकल्ट है। सिंपल समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? 300 ट्रू फॉल्स इजी है, 200 ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट है। 500 एमसीक्यू इजी है और 400 एमसीक्यू डिफिकल्ट है, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन में। तो अब पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये एक रफली बना लिया हमने, नीड नहीं है, आप इसे रफली कहीं भी बना सकते हो, इसे आप रफली कहीं भी बना सकते हो अपने समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन पेपर पे भी कहीं भी बना सकते हो, या फिर लाइन खींच के आंसर शीट पे लाइन खींच के आप साइड में भी लिख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आंसर यहां से स्टार्ट होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 300 और 200 ये तो इजी वाले हो गए, और 500 और 400 ये सॉरी ये ट्रू फॉल्स वाले हो गए, ये एमसीक्यू हो गए। तो टोटल मिला के जो क्वेश्चन होंगे 1400, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 1400 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 1400 क्वेश्चन आपके पास है, ये टोटल सैंपल स्पेस आ गया। नाउ अब पढ़िए क्वेश्चन। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, आपने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, किससे सिलेक्ट किया? फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब ध्यान से सुना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी अब जो आने वाला है, व्हाट के बाद जो आएगा वो ए होगा आपका, जो आपको फाइंड करना है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। बस मिल गया आपको, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो बच्चों इजी क्वेश्चन को ए लेट कर लो, लेट ए इज द इजी क्वेश्चन, लेट ए इज द इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को आप ए लेट कर लोगे, इजी क्वेश्चन ए है आपका, तो लेट ए इज अ इजी क्वेश्चन। आपने मान लिया कि ए जो है वो इजी क्वेश्चन है, लेट ए इज द इजी क्वेश्चन, आपने ए मान लिया कि इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन कितने हैं बेटा, इजी क्वेश्चन कितने हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन एक तो ये है 300 इजी क्वेश्चन है, और प्लस इजी क्वेश्चन ये भी है 500 अपॉन में 1400, तो ये आ गया बेटा 800 अपॉन में 1400। क्या सबको समझ में आ गया बेटा, दोबारा समझाओ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400 है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इजी क्वेश्चन का। तो भैया इजी क्वेश्चन कितना है, इजी क्वेश्चन एक तो ये रहे 300 और इजी क्वेश्चन ये है 500, तो 300 और 500 800 1400 में से यहां से समझ आ गया। गिवन दैट ये देखिए गिवन दैट, यानी अब जो है वो बी गिवन है, गिवन दैट बोल दिया उन्होंने, अब उनको बोल दिया गिवन दैट, यानी अब जो आएगा वो बी होगा, यानी वो आपको गिवन है। गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो लेट बी इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेट बी इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेट बी इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन सा है, तो मल्टीपल क्वेश्चन ये रहे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 500 प्लस 400 अपॉन में 1400, तो ये आपका आ गया बेटा कितना 900 अपॉन में 1400। नाउ क्या दोनों में कुछ ऐसा भी है जो दोनों में कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी, जो इजी भी हो, इजी भी हो, देखो आपने ए को इजी माना है, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, तो ढूंढिए। जी हां आपको मिल जाएगा, ये रहा 500। देखिए इस चीज को ध्यान से, ये 500 क्या है, ये इजी भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। समझ लो बेटा, फोकस करो, दिमाग को लगाओ। ए क्या था, ए था इजी क्वेश्चन, बी क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इंटरसेक्शन कौन होगा, जो इजी भी हो मल्टीपल हो, इजी भी हो और एमसीक्यू हो, तो ये तो ना इजी भी लिखा हुआ है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, तो जो इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो ऐसा कितने हैं, तो 500, ये आपका इंटरसेक्शन है, इजी भी है मल्टीपल, ये इजी में भी आया मल्टीपल चॉइस में भी आया, दोनों में आया ना ये चीज, तो ये आपका कॉमन हो गया। क्या समझ में आ गया बेटा, दोबारा होता हूं, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400 है। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए इजी क्वेश्चन की, तो इजी क्वेश्चन देखिए, एक तो इजी क्वेश्चन ये है, एक इजी क्वेश्चन ये है, तो 500 और 300 ये आपने दोनों को ऐड कर दिया 1800 आ गया, ठीक है। दूसरा कहता कि मल्टीपल चॉइस हो, तो मल्टीपल चॉइस को तो ये दोनों है, तो आप ध्यान से देखो ये तो दोनों में आए ना, देखो 500 दोनों में, यहां भी 500 आए, यहां भी 500 आए। अब ऐसा समझ लो ये जो 500 है ये इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है, दोनों में आ रहा है, ये तो यही है ना इंटरसेक्शन, जो इजी भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो कितने क्वेश्चन मिले आपको, 500 मिले बेटा, 500 क्वेश्चन आपको मिल गए। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या लिखूंगा बेटा, 500 अपॉन में 1400। समझ में आ गया बेटा। नाउ हमें पूछ क्या रहा है, ए कंडीशनिंग बी, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन है 500 अपॉन में 1400, और बी क्या है बेटा, बी आपका 900 अपॉन में 1400, 900 अपॉन में 1400, ये आपका कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सो 5 अपॉन में 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका 5 अपॉन 9 ही आंसर होगा। समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, गिवन दैट, ये चीज गिवन है, अब ये पहले ही बोल गया कि ये गिवन है, चीजों को समझिए, इसमें पहले ही, अब तक क्या होता था, फाइंड बोलता था उसके बाद में गिवन होता था, तो ए फाइंड करते थे ए और बी, अब गिवन पहले ही बोल दिया, गिवन पहले ही बोल दिया, यानी अगर आप इसे ए लेट कर रहे हो तो वो चीज गिवन है, ध्यान रखना, गिवन दैट पहले ही गिवन है। द 2 नंबर अपियरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, आपने 2 डाइस फेंके, तो 2 डाइस फेंके तो 36 केस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 36 होंगे, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 बनेंगे। पहले ये लिख लें, बाद में सोचेंगे आगे, है ना, पहले ये लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर अब कर रहे हैं बेटा 14, है ना, 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो होंगे 6 × 6 = 36। आगे बढ़ते हैं। अगर दो डाइस को हमने फेंका, गिवन दैट टू नंबर अपीयर ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दोनों नंबर डिफरेंट होना चाहिए। दोनों नंबर डिफरेंट मतलब, दोनों नंबर डिफरेंट मतलब 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 1 नहीं लेना, दोनों नंबर डिफरेंट होना चाहिए। दोनों नंबर डिफरेंट होना चाहिए बेटा दोनों डाइस पर। तो 1 1 नहीं लेंगे, 2 2 नहीं लेंगे, 3 3 नहीं लेंगे, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा, 6 6 भी नहीं आएगा, यानी 5 को हटा दो, 30 तो आप ले ही सकते हो। क्या सबको समझ आ गया बेटा? तो ये आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। तो ए में कौन कौन आएगा? ए में आपका 1 2 आएगा, ठीक है, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। ऐसे ही आप 2 1 ले सकते हो, लेकिन 2 2 नहीं ले सकते, 2 3 ले सकते हो, फिर डॉट 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 आप 4 3 1 ले सकते हो, 3 1 ले सकते हो, 3 2 ले सकते हो, लेकिन 3 3 नहीं ले सकते, 3 3 नहीं ले सकते, 3 ऐसे ही 4 1 ले सकते हो आप, 4 2 ले सकते हो, 4 3 ले सकते हो, लेकिन 4 4 नहीं ले सकते, 4 5 4 6 सब आ जाएगा। 5 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, बट 5 5 नहीं आ सकता। ऐसे ही 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 6 5 भी आ सकता है, बट 6 6 नहीं आएगा। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ जो केसेस होंगे ये 30 आएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको हटा दो। तो 5 हटा दिया, 6 हटा दिया आपने, 30 बनेंगे ना, 30 केस बनेंगे ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन सबको हटा दोगे तो 30 केस बनेंगे। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगा 30/36। ये आ गया पहला, ये गिवन है। फाइंड, अब क्या गया? फाइंड। क्या फाइंड करो सर? सर फाइंड करो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4। लेकिन सम जो है 4 होना चाहिए, सम जो है वो 4 होना चाहिए। तो लेट बी सम इज 4, लेट बी इज सम ऑफ द डाइज या सम ऑफ द नंबर इज 4, दोनों का सम 4 होना चाहिए। लेट बी इज सम इज 4, इनका सम जो है 4 होना चाहिए। तो बेटा बताओ सम 4 कहां कहां होगा? सम 4 कहां कहां होगा? 1 1 पे तो हो नहीं सकता, 1 2 भी नहीं हो सकता, 1 2 तो नहीं हो सकता, 1 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सम 4 कह रहा है आपसे, ठीक है। फिर पहले लाइन में तो यही आएगा, सेकंड लाइन में 2 2 ले नहीं सकते आप, 2 2 तो था ही नहीं इसके अंदर, लेकिन इसमें 2 2 आ सकता है। सम 4 इसमें तो 2 2 आ सकता है ना। फिर सेकंड लाइन में और कोई नहीं आएगा। थर्ड लाइन में 3 1, थर्ड लाइन में 3 1 आप ले सकते हो, 3 1 आप ले सकते हो, और कोई नंबर नहीं आएगा इनके अलावा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, बी की जो प्रोबेबिलिटी, हालांकि नीड नहीं है बट फिर भी आपको बता देता हूं, 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो 3/36 आ गया। नाउ क्या दोनों में कुछ कॉमन है? तो जी हाँ, आपको दोनों में कॉमन मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? तो एक तो 1 3 और 3 3 दोनों में आएगा। ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आएगा, इसको छोड़कर ये नहीं आ सकता इसमें। तो ये दोनों कॉमन है। कौन कौन कॉमन है? एक तो आपका 1 3 कॉमन है और आपका 3 और 1 कॉमन है। तो आपके पास 2 एलिमेंट कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B जो है वो आएगा 2/36। नाउ फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है B कंडीशन A। अब कई बच्चे मुझसे पूछेंगे सर B कंडीशन A क्यों लिखा आपने? बच्चे मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे सितारे, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? गिवन दैट क्वेश्चन स्टार्टिंग गिवन से हुई, यानी जो आपने पहले लेट किया वो गिवन है, जो आपने पहले लेट किया था वो गिवन था, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्टिंग किससे हुई थी? गिवन से। अब तक क्वेश्चन में पहले दे रखा होता चीजें, फिर गिवन बाद में आता था। पहले फाइंड आता था, उसके बाद गिवन होता था, बट इसमें गिवन पहले। गिवन पहले का मतलब जो आपने पहले लेट किया होगा वो गिवन होगा, और पहले आपने किसको लेट किया था? ए को, यानी ए तो गिवन है। जो बाद वाला है वो फाइंड करना। देखो ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बाद वाले फाइंड, यही तो आप चेक करना चाह रहे हैं। वो क्वेश्चन थोड़ी चेक कर रहे हैं, उन्हें पता ये सब आता होगा बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों, वो यही देखना चाहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां है इस समय पेपर के टाइम। फाइंड बाद में आ रहा है, यानी जिसे आपने बाद में लेट किया, बाद में किसको लेट किया? बी को लेट किया, यानी बी फाइंड करना है। फाइंड किस में आया? बाद में आया। बाद में किसको लेट किया? बी को लेट किया, यानी बी को फाइंड करना है। तो जब बी को फाइंड करना है तो क्या लिखोगे? बी कंडीशन ए तो लिखोगे, इसलिए लिखा, ठीक है। नाउ इसका फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ए। तो इंटरसेक्शन क्या था? तो 2/36, और ए क्या है बेटा? ए आपका आया था 30,
ए आपका आया था बेटा 30 अपॉन में 36, 36 कैंसिल कर लो, 2 अपॉन में 30, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 15 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी से नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नोट कर लिया आपने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ओ हो, क्या क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, बेहतरीन। ये क्वेश्चन आप अगर कर लेते हो तो आपका एक एग्जाम्पल है बेटा 7, वो भी आपका कवर हो जाएगा, शायद एग्जाम्पल नंबर 7 ही है, एक मिनट, जी हाँ एग्जाम्पल नंबर 7। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो एग्जाम्पल नंबर 7 भी जरूर ट्राई कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपके दिमाग के जो पेज है ना वो खुल जाएगा एकदम से, दिमाग एकदम ब्रॉड हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए, पढ़िए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट में जिसमें हमें क्या करते हैं, डाइस को उछालते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल आता है, यानी 1 2 3 4 5 6 में दो ही ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं। भाई अगर आप डाइस को उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, यानी 3 और 6 आता है, तो थ्रो द डाई अगेन, तो आपको दोबारा डाई उछालना है। याद कीजिए 11th क्लास में ऐसे क्वेश्चन थे, सैंपल स्पेस बनाते थे आप, सैंपल स्पेस बनाया होगा आपने 13.1 में, 16.1 में सॉरी, डाइस को आपने उछाला 1 2 3 4 5 6 आया होगा। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, यानी अगर 3 और 6 आता है, तो दोबारा डाइस उछालना है। कमाल है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर ये आपका है जी 15। क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि मान लीजिए आपने एक पहले डाई उछाला, तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा आपको। अगर 3 का मल्टीपल आता है, यानी 3 और 6 आता है ना, अगर ये आता है तो आपको दोबारा डाई उछालना है, आपको दोबारा डाई उछालना है। अगर 3 और 6 आता है तो फिर से डाई उछालेंगे। अगर फिर से डाई उछालेंगे इसका मतलब क्या है कि वो 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे अगर दोबारा डाई उछाला तो 6 1 हो सकता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया बेटा। आपने पहले एक डाई उछाला, अब डाई उछाला तो 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। क्वेश्चन में एक आ जा रहा है अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया, मल्टीपल ऑफ 3 कौन है, 3 और 6 है, अगर ये आया तो दोबारा डाई उछालना है। तो भाई 3 के साथ 6 तक आ सकते हैं या 6 के साथ 6 तक आ सकते हैं। और अगर 1 2 4 5 आया तो क्या होगा, तो वो पढ़िए, उसके लिए क्या है, थ्रो द डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई दूसरा नंबर आता है, इफ एनी अदर नंबर कम्स यानी कोई दूसरा नंबर आता है, यानी 1 2 4 5, अगर इनमें से कोई नंबर आता है ना, तो टॉस अ कॉइन, तो आपको सिंपल एक कॉइन उछालना है। तो अगर 1 आएगा तो कॉइन उछालेंगे, यानी 1 हेड आएगा या 1 टेल आएगा। 2 आएगा तो भी कॉइन उछालेंगे, तो 2 हेड आएगा और 2 टेल आएगा। 4 आया तो भी कॉइन उछालना है, तो या तो 4 हेड आएगा या 4 टेल आएगा। 5 आया तो भी कॉइन उछालना है, तो 5 हेड आएगा और 5 टेल आएगा। क्या आपको समझ आ गया? ये आपका टोटल ओवरऑल सैंपल स्पेस आपके सामने ये रहा, ये आपका सैंपल स्पेस है बेटा। मैंने कहा ना अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आप एग्जाम्पल में 7 भी कर लोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ, इसकी एक्साइटमेंट और भी है, अभी बहुत कुछ है इसमें। तो पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। सैंपल स्पेस कौन कौन से बने, पहले काम करो, इनके सैंपल स्पेस लिख लो, ठीक है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। 1 के लिए लिखो 1 हेड 1 टेल, 2 के लिए लिखो 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल 2 हेड 2 टेल। 3 के लिए लिख सकते, 3 के लिए तो डाइस था ना। 4 के लिए, 4 के लिए तो 4 हेड और 4 टेल। ऐसे आप 5 के लिख सकते हो 5 हेड और 5 टेल, 5 टेल। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये रहा आपका, ये सैंपल स्पेस आपने समझ लिया कैसे बना बेटा, मैंने आपको एक साथ बना दिया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर, ये आपका सैंपल स्पेस बन चुका है, ये आपका क्या बन गया, सैंपल स्पेस आपका पूरा तैयार है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 6 तो ये थे, 6 और 6 12, 12 14 16
18 और 20, ठीक है बेटा, 20 एलिमेंट बन गए ना, 12 तो वो थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो टोटल एलिमेंट 20 हो गए, तो टोटल सैंपल स्पेस 20 हो सकते हैं। पहले हमने इतना तक काम कर लिया, आधा क्वेश्चन पढ़ के ये कंडीशन तैयार कर लिया, सैंपल स्पेस तैयार है, सैंपल स्पेस तैयार है और टोटल 20 आ गए। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन फाइंड से स्टार्ट हुआ, यानी जो भी आप ए लेट करोगे वो आपको फाइंड करना है। ए फाइंड से स्टार्ट हुआ ना, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो ए जो लेट करोगे वो आपको फाइंड करना है। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी द इवेंट द कॉइन शो अ टेल, कॉइन में टेल आना चाहिए, द कॉइन शो अ टेल, लेट ए इज कॉइन शो टेल। अब देखिए कहां कहां कॉइन टेल शो करता है, तो एक तो यहां पर, एक तो आ जाएगा 1 टेल, एक आपका आ जाएगा 2 टेल, एक आपका आ जाएगा 4 टेल और एक आ जाएगा 5 और टेल, ठीक है बेटा, ये हमें फाइंड करना है। 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल, 5 टेल, ये हमें फाइंड करना है, इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है एक ही। कहता कॉइन में कम से कम एक टेल होना चाहिए, ए इज कॉइन शो टेल, कॉइन जो है टेल शो करना चाहिए, तो टेल वाले कौन कौन से हैं भाई, एक ये है आपका, ये भी टेल है और ये भी टेल है। और आगे आपसे क्या कहता है, गिवन डेट, गिवन डेट, ये लिखिए गिवन डेट, यानी अब जो होगा वो गिवन होगा, यानी बी जो है वो गिवन है। एट लीस्ट वंस डाई शो 3, कम से कम एक पे तो 3 शो होना चाहिए। एट लीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक डाई पे 3 होना चाहिए, यानी बी जो है वो आपको गिवन है। लेट बी द एट लीस्ट 1 डाई शो 3, लेट बी इज अ डाई शो 3, बी लेट कर लो, लेट बी इज डाई शो एट लीस्ट 1 3, कम से कम एक 3 तो होना चाहिए, यही तो कह रहा है, कम से कम एक 3, कम से कम एक 3 तो होना चाहिए आपके पास। तो 3 वाले कौन कौन से हैं, 3 वाले बेटा, 3 वाले उठा लो, 3 वाले उठाओ, कौन कौन है देख तो देखो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये सारे आ जाएंगे, 3 वाले तो सारे आ जाएंगे बच्चों, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, क्योंकि इन सब में 3 हो रहा है, इन सब में 3 है, तो पहले तो 3 वाले सारे लिख लो। 3 1, एक तो आ जाएगा 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये 3 वाले सारे हो गए। और कोई है 3 वाला, हाँ एक और है बेटा 6 3, एक और है बेटा 6 3, देखो ना यहाँ भी 3 है, कम से कम एक 3 तो है ना, 6 और 3, तो 3 तो है ना यहाँ पर, तो 6 और 3। तो B देखिए, B की प्रोबेबिलिटी तो आपको मिल गई, B तो है आपके पास, B तो आपके पास प्रोबेबिलिटी मिल गई बेटा, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसा मत करना, यही एक गलती करते हैं बच्चे, बस यही चीज नहीं करना है यहाँ पर, यही मैं आपको समझाने वाला हूं। ऐसा नहीं होगा ये क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी इसकी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालता है, देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालता है बेटा, बी की प्रोबेबिलिटी, बड़ा ध्यान से समझना बेटा, बी की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी। देखिए इन सब की आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/6, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर आपने दोबारा डाई उछाला, था, तो पता आपको इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। क्यों, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, जब आपने एक बार डाई उछाला था, फिर आपने दोबारा डाई उछाला था, इन सबकी 1/6 से 1/6 की मल्टीप्लाई होगी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, 1/36 1/36 1/36। दोबारा बताओ, इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/6 थी, क्योंकि आपने पहले क्या करा, एक डाई उछाला था, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 सबके लिए 1/6। अगर 3 और 6 आया तो दोबारा डाई, यानी दोबारा 1/6, इन सबके लिए 1/6, तो 1/6 तो पहले ये था और फिर ये सारे 1/6, तो 1/6 की 1/6 से मल्टीप्लाई करो 1/36, तो बच्चों इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/36 है। इन सब की प्रोबेबिलिटी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/36 है, और इन सब की प्रोबेबिलिटी पता आपको कितना है, इन सब की प्रोबेबिलिटी दिमाग लगाओ, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। सर जी 1/12 कैसे, देखो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो 1/6, और फिर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/6 की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/12 आ जाएगा।
तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12 और इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/36। देखो मेजर चीज यही है जो समझना है, बाकी चीज तो आसान है, समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं, जब आपने एक बार डाई उछाला तो क्या आ सकता है 1/6, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। फिर दोबारा डाई उछाला तो अगेन 1/6, तो 1/6 की 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/36। यहां पे इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 था, आपने कॉइन उछाला, कॉइन में क्या था हेड और टेल, यानी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/6, फिर हेड आया तो 1/2, तो 1/6 की 1/2 से करो 1/12, फिर 1/12, तो हेड और टेल वगैरह की 1/12 है और इन सब की वैल्यू 1/36 है। यही चीज आपको यहां समझना है, यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती थी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/36। नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी 1/36, अगले की प्रोबेबिलिटी 1/36, नेक्स्ट 1/36, नेक्स्ट 1/36, 1/36 और 1/36, तो टोटल मिला के 7/36। ये आपको लिखना है बेटा, ये चीज आपको लिखनी है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपने लिखा ना, ये भी यहां पर एक्चुअल में नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप यहां पर नहीं लिख सकते, क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन है यहां पर। ये चीज मैंने पहले क्यों लिख दी, ताकि अब आपको याद रहेगा। अगर मैं फ्लो ऑन आपको डेक बताता, चलो मैं डेक बता दिया, नहीं याद रहता, आप 2 महीने बाद एग्जाम दोगे, सब खत्म। तो मैंने जानबूझ के यहां लिखा ताकि आप जब मिटाऊंगा तो आपको याद रहेगा, हाँ सर जी ने मिटाया था, अच्छा मुझे याद, एकदम से दिमाग पे क्लिक करता है, दिमाग पे आपको क्लिक करेगा, होता ना, दिल को टच करके निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा था, मिटो दिया मैंने, इसकी नीड नहीं है हमें, 1/20 कोई नीड नहीं है, ये आएगा आपको 1/36। इस प्रकार से हमें निकालना होता है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी तो चाहिए, हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो देखिए क्या कुछ कॉमन है इनमें, ए और बी में कुछ कॉमन है। ए कहाँ है, तो ए ये रहा, देखिए ए ये है और बी ये है, देखिए कुछ कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। ए में और बी में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम आंसर 5 लिखेंगे, यानी 0 लिखोगे ना कि प्रोबेबिलिटी, आप अगर सेट निकालोगे तो 5, आप प्रोबेबिलिटी निकालो तो 0, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। आपको निकालना क्या है, ए कंडीशनिंग बी निकालना है, और ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन क्या था बेटा, इंटरसेक्शन आपका 0 आया था, और बी कितना आया था बेटा, वह 7/36, तो बी कुछ भी हो आंसर तो 0 आएगा, क्योंकि ये 0 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। दोबारा बताऊं आपको, समझाऊं दोबारा, चलिए एक लास्ट बार समझ लेते हैं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास ना पहले एक डाई उछालो, तो डाई उछालोगे 1 2 3 4 5 6, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। फिर दोबारा डाई उछालोगे तो 1/6, इन सब की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 और 1/6, 1/36। और हेड और टेल के लिए 1/2, तो 1/6 की 1/2 से करोगे 1/12, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12। नाउ ये सारे आपके सैंपल स्पेस बन गए। अब आपसे कह रहा है कि भाई एक कॉइन पे ना टेल आना चाहिए, तो टेल वाले कौन कौन से हैं, तो 1 टेल 2 टेल 4 टेल 5 टेल, ये हो गए टेल वाले। और बी जो है उसके लिए क्या करता कि कम से कम एक बार 3 होना चाहिए, तो 3 वाले तो सारे आएंगे और 6 3 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/36 है। अभी मैंने आपको रीजन भी दिया था इसका 7/36। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 0, तो एक कंडीशन भी क्या होगा 0 अपॉन में बी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं एमसीक्यू, जो कि केवल 2 क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज में, बहुत आसान क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, पी ए गिवन है, आपको पी बी गिवन है, तो ए कंडीशन बी, ये यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार बताइए, ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन अपॉन में पी बी, और इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन पढ़िए, नहीं दे रखा इंटरसेक्शन नहीं दे रखा, तो इंटरसेक्शन हमें नहीं पता, हम छोड़ देंगे भी, हमें नहीं पता इंटरसेक्शन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी तो पता है ना, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू 0, और हम जानते हैं किसी के अकाउंट में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो डेट इज सी इज द रिक्वायर्ड आंसर, नॉट डिफाइंड। क्या आपको दोबारा बताऊं बेटा, ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन अपॉन में बी, इंटरसेक्शन हमें नहीं पता, छोड़ दो, बी तो पता है, बी क्या है 0 है, और किसी के अकाउंट में 0 हो तो नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अंतिम क्वेश्चन पे आता है बेटा, एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी जो है वो इस प्रकार से है कि पी ए कंडीशन बी इक्वल है बी कंडीशन ए के, तो कह रहा है इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, तो इसी फॉर्मूले को लगा के देख लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। नाउ ए कंडीशन बी, एक बात बताइए क्वेश्चन में क्या की मैंने, ए कंडीशन बी ये इक्वल है बेटा बी कंडीशन ए के, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। सो इससे ये आपस में कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी बी की 1 से करोगे तो पी बी, पी ए की 1 से करोगे तो पी ए, तो एक तरफ पी ए आ जाएगा और एक तरफ आपका पी बी आ जाएगा, तो हेज द रिक्वायर्ड आंसर आपका पी ए इक्वल टू पी बी, तो फोर्थ पार्ट आपके सामने है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
क्लियर हो गया बेटा? तो ये था आपका 13.1 जिसमें आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कि यहाँ पे दो चीजें होती है, दो गिवन कंडीशन होता है, दो कंडीशन में एक कंडीशन हमेशा गिवन होगा और एक आपको फाइंड करना होगा। तो इस प्रकार से हमने पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा हो तो ना केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन बल्कि जो प्रीवियस 10 से 15 ईयर का क्वेश्चन है वो भी आप कर लोगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।